हेलो बच्चा लोग। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 विज्ञान के अध्याय 2 को। और चैप्टर का क्या नाम है? अम्ल क्षारक एवं लवण। तो पहले जैसे मैंने तुम्हें एनसीईआरटी पूरा पढ़ाया, हर एक लाइन को पढ़ाया है, और उन लाइंस से भी यदि प्रश्न बनते हैं उसको भी हम लोगों ने देखा है। तो चलो हम लोग हर एक लाइन को पढ़ने वाले हैं और हर एक चीज को बहुत गौर से और अच्छे से पढ़ेंगे। तो देखो, आपने पिछली कक्षाओं में अध्ययन किया होगा कि भोजन का खट्टा एवं कड़वा स्वाद भोजन में विद्यमान क्रमशः अम्ल एवं क्षारक के कारण होता है। तो बच्चा लोग, क्लास 8 में तुमने अम्ल एवं क्षारक के बारे में पढ़ा होगा और तुमने देखा होगा कि अम्ल क्या होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं। और क्षारक क्या होते हैं? स्वाद में कड़वा होता है। थोड़ा सा ध्यान में रखो, क्षार और क्षारक दो अलग चीजें हैं, जो कि आगे तुम्हें क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर हम लोगों को वर्ड यूज करना है क्षारक यानी कि बेस, और अम्ल यानी कि एसिड। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य अत्यधिक भोजन करने के कारण अम्लता यानी एसिडिटी से पीड़ित है, तो आप कौन सा उपचार सुझाएंगे? जरा बताओ बच्चों। यदि तुम्हारे परिवार में किसी को एसिडिटी है तो तुम क्या करना? तुम और एसिड उसको पिला देना, ठीक है ना? अरे नहीं, वैसा नहीं है। तो तुम क्या करोगे? कुछ ऐसे पदार्थ उनको दोगे जो उसके अम्लता को क्या करता है? न्यूट्रलाइज करता है, यानी कि उसको उदासीन करता है। इसका मतलब तुम उसको क्या पिलाओगे? क्षारक पिलाओगे, बिल्कुल। यदि उसको क्षारक देते हो तो उसका अम्लता क्या होता है? उसके पेट में कम होगा और उसको बड़ा अच्छा लगेगा। तो यहाँ देख सकते हो, नींबू पानी, सिरका या बेकिंग सोडा का विलयन। तो अब बताओ, उसको सिरका पिलाओगे, सिरका अम्ल होता है। नींबू पानी पिलाओगे, वह भी अम्ल होता है। या बेकिंग सोडा दोगे जो कि क्षारक के जैसा बिहेव करता है, यानी क्षारकीय होता है। जल्दी बता दो। यस, उसको दिया जाएगा क्षारक, जिससे उसकी अम्लीयता क्या होगी? उदासीन होगी और उसको बड़ा अच्छा लगेगा, तुमको आशीर्वाद देगा कि एग्जाम में ज्यादा नंबर ले आओ, ठीक है ना? तो उपचार बताते समय आप किस गुण धर्म का ध्यान रखेंगे? हम लोग ध्यान रखेंगे कि उसने यदि अम्ल लिया है तो उसको क्षारक दिया जाए, जिससे कि उसका अम्लीयता क्या हो जाए? उदासीन हो जाए। आप जानते हैं कि अम्ल एवं क्षारक एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त करते हैं, यानी उदासीन करते हैं। यदि नहीं पता तो अभी जान लो कि अम्ल और क्षारक एक दूसरे से मिलेंगे तो एक दूसरे को क्या कर देंगे? उदासीन कर देंगे। आपने अवश्य ही इसी जानकारी का उपयोग किया होगा और बेकिंग सोडा का उपयोग किया होगा। याद कीजिए कैसे हमने बिना स्वाद चखे ही खट्टे एवं कड़वे पदार्थों की जांच की थी। अब देखो, अब हमेशा अम्ल की जांच हम लोग उसको टेस्ट करके थोड़ी ही करेंगे। जैसे कि मान लो HCl है, H2SO4 है, इसको जीभ पर डालोगे तब तो तुम्हारा जीभ जल जाएगा। तो वैसे टेस्ट करोगे क्या? नहीं ना, ऐसा नहीं ना कि जाके जीभ पूरा डाल दिए HCl में पूरा जीभ जल जाएगा। ऐसा नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना है। तो इसको जांच का और भी तो विधि है। तो यहाँ देखो, आप जानते हैं कि अम्लों का स्वाद खट्टा होता है, लेकिन हमेशा चाटते मत रहिएगा। जहां अम्ल देखा बस चाट लिया, गड़बड़ा जाएगा, ठीक है? तथा यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता। अब यही एक नया चीज हम लोग पढ़ेंगे कि अम्ल को यदि टेस्ट करना है, टेस्ट मतलब TEST, टेस्ट, ये TAST टेस्ट नहीं करना है। ये टेस्ट माने स्वाद चखना हो गया, और ये टेस्ट मतलब जांचना है। तो यदि अम्ल को जांचना है तो हम लोग क्या करते हैं कि अम्ल में नीला लिटमस पत्र ले जाकर के डाल देते हैं। तो ये बाजार में आपको मिल जाएगा, तो जल्दी डालिएगा, तो वह लाल में बदल जाएगा। और यदि लाल रंग में हो जाता है तो आप बोलेगा, अरे ये तो अम्ल था जी, अम्ल है जी हाँ। और जबकि क्षारक यदि होगा तो क्षारक का स्वाद तो कड़वा होता है।
तो क्षारक में लाल लिटमस पत्र डालिएगा, यानी तुमको क्या करना होगा, लाल लिटमस पत्र खरीद करके लाना होगा, उसको क्षारक में डालोगे तो वह नीला रंग का हो जाएगा। तो ये 2 पॉइंट याद करना, VVI है, ऑब्जेक्टिव के लिए भी VVI है, और साथ ही साथ इसको अम्ल और क्षारक में जब अंतर लिखते हैं ना तो उसमें भी लिख देते हैं। बुझा गया? तो अब लिटमस पत्र तो तुम जाकर के बाजार से खरीद लाओगे, लेकिन होता क्या है, ये कुछ यहाँ पर दिया गया है। तो लिटमस एक प्राकृतिक सूचक होता है, इसी प्रकार हल्दी भी ऐसा ही एक सूचक है। तो भाई लिटमस जो है उसको हम लोग एक सूचक कहते हैं, और सूचक क्या होता है, जो सूचना देता है। तो यहाँ पर जो लिटमस है वह सूचना दे रहा है कि अरे ये अम्ल है, ये क्षारक है, तो इसलिए हम इसको अम्ल क्षारक सूचक कहते हैं। तो यहाँ से एक आपको प्रश्न आएगा कि बताइए अम्ल क्षारक सूचक या सूचक सिर्फ किसे कहते हैं, यानी कि इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, इंडिकेटर बोलते हैं। ठीक है, एसिड बेस इंडिकेटर या फिर इंडिकेटर। तो तुमको उत्तर देना है कि वैसे पदार्थ जिसके द्वारा हम अम्ल एवं क्षारक को पता करते हैं कि कौन सा चीज अम्ल है, कौन सा चीज क्षारक है, उसको हम लोग कहते हैं अम्ल क्षारक सूचक, या फिर सिर्फ क्या कहते हैं, सूचक। अब देखिएगा कि ये जो सूचकवा जो है ना वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं प्राकृतिक सूचक, ठीक है, तो प्राकृतिक सूचक, और दूसरा क्या होता है, कृत्रिम सूचक, यानी कि बोलेंगे मैन मेड सूचक, या फिर बोलेंगे कि संश्लेषित सूचक। क्या बोलेंगे, संश्लेषित सूचक। तो 2 प्रकार के सूचक हो गए। जी हाँ, तो जो एक है प्राकृतिक सूचक है, जैसे कि लिटमस क्या है, प्राकृतिक सूचक है, हल्दी क्या है, प्राकृतिक सूचक है, प्याज क्या है, प्राकृतिक सूचक है। तो ये सब भी आगे पढ़िएगा, प्राकृतिक में मतलब ये नेचुरल चीजें हैं, इनको बोलते हैं प्राकृतिक सूचक। और इसके द्वारा क्या पता करते हैं, कौन चीज अम्ल है, कौन चीज क्षारक है। जी हाँ, उनको बोलते हैं प्राकृतिक सूचक। इसका नाम एकदम याद कर लेना है। जबकि कुछ सूचक असंश्लेषित सूचक होते हैं, जैसे कि आपको याद रखना है मेथिल ऑरेंज और फिनोप्थेलिन। ठीक है, ये 2 नाम आपको याद रखना है संश्लेषित सूचक में। तो इस तरीके से सूचक को भी याद करके रखना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बुझा गया होगा, दिमाग में घुस गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यह देख सकते हैं हल्दी क्या है, यह भी एक प्राकृतिक सूचक है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि श्वेत कपड़ों पर लगे सब्जी का दाग पर, तो सब्जी का दाग मतलब वहां पर क्या लगा हुआ है, वह सब्जी में तुम हल्दी डालते हो ना, तो यानी कि तुम्हारे कपड़े पर हल्दी का दाग लग गया है। अब जब उस पर साबुन से धोगे, उसको क्षारकीय प्रकृति वाला साबुन से रगड़ोगे, तो क्या हो जाएगा, उसका रंग भूरा लाल हो जाएगा। ठीक है, उसका रंग क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। और जब रंग बदल जाएगा तो तुम्हें वो पता चल जाएगा कि साबुन का प्रकृति कैसा है, क्षारकीय है। ठीक है, लेकिन तो इसको कौन बताया, इसको बताया तुम्हारा सूचक, जो कौन है, हल्दी है। ठीक है, हल्दी क्या है, एक सूचक है जो क्षारकीय चीज पर लगेगा तो उसको क्या कर देगा, भूरा लाल, अपना रंग उसका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है ना। और इसका प्रयोग तुमने क्लास 8 में देखा भी होगा कि हल्दी से एगो कपड़ा को रंग दीजिए। ठीक है, तो ये पीला पीला पूरा हल्दी से रंगा गया। और क्या करिए कि साबुन का घोल ले लीजिए और एगो पेन में लगा लगा के खूब सुंदर सुंदर यहाँ पर डिजाइन बनाइए ऐसे। तो जहाँ जहाँ इसे डिजाइन बनेगा वो वहाँ कत्था रंग का, भूरा रंग का हो जाएगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये रंग चेंज कर दे रहा है, ये क्षारक का रंग को क्या कर दे रहा है, लाल भूरा कर दे रहा है। लेकिन कपड़े को अत्यधिक जल से धोने पर पश्चात फिर से पीले रंग का वो हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो हल्दी है वो क्या किया, वो जो सो बताया कि वहां पर कुछ क्षारक है। ठीक है, समझ में आ गया। तो अम्ल एवं क्षारक की जांच के लिए आप संश्लेषित सूचक जैसे मेथिल ऑरेंज और फिनोप्थेलिन का भी उपयोग कर सकते हैं। यह भी आपका क्या है, क्वेश्चन है। ठीक है,
इस अध्याय में हम अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। बिल्कुल जी, अम्ल और क्षारक कैसे कैसे अभिक्रिया करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। हमें जानकारी प्राप्त होगी कि अम्ल एवं क्षारक कैसे एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त करते हैं, ये भी पढ़ेंगे। साथ ही दैनिक जीवन में पाई जाने वाली तथा उपयोग में आने वाली बहुत सी रोचक वस्तुओं के बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो एकदम बढ़िया से बैठल रहिएगा, तब है ना, खुदुर बुदुर करिएगा तो कैसे पढ़िएगा। ठीक है, बढ़िया से बैठिए, मन लगा के पढ़िए और एकदम इसको पढ़ लेना है। तो ये दिख रहा है ना सारा चीज़, ये देखिए। अब लिटमस के बारे में ये देखो क्या लिखा हुआ है कि लिटमस विलयन बैंगनी रंग का एक रंजक होता है। ठीक है, ये पहला पॉइंट लिटमस के बारे में लिखा है। और लिटमस किस चीज़ से प्राप्त किया जाता है, तो देखो लीचेन नामक पौधे से निकाला जाता है। तो थैलोफाइटा का समूह है लीचेन या लाइकेन भी इसको पढ़ते हैं, उसी से निकाला जाता है। तो तुमसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए लिटमस विलयन कैसा रंजक है, तो बैंगनी रंग का। किससे प्राप्त किया जाता है, तो लाइकेन यानी लीचेन से प्राप्त किया जाता है। प्रायः इसे सूचक की तरह उपयोग किया जाता है। लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है न ही क्षारकीय, तब यह बैंगनी रंग का होता है और इसे ही कागज में बोथ बोथ के उसको रंगीन बना दिया जाता है। बहुत सारे प्राकृतिक पदार्थ, अब देखो मैंने बोला था ना प्राकृतिक सूचक, जैसे कि लिटमस हो गया, हल्दी हो गया, प्याज हो गया, वेनिला हो गया, बहुत सारा हो गया। लेकिन इसके अलावा भी देखो लाल पत्ता गोभी, हल्दी तो हो ही गया, ठीक है, हाइड्रेंजिया, पेटूनिया, जेरेनियम जैसे कई फूलों के रंगीन पंखुड़ियाँ किसी विलयन में अम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति को सूचित करते हैं। इन्हें भी क्या कहते हैं, अम्ल क्षारक सूचक या फिर सीधे सूचक भी कहते हैं। बुझा गया कि नहीं बुझाया? और मुझे तो उम्मीद है भैया बहुत बढ़िया से बुझाया होगा। और कैसे बुझाया जाए, ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे। तो यहाँ पर देखो अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म को यहाँ पर समझना है। तो अब यहाँ से कुछ चीज़ों को तुमको याद करना होगा रे बच्चा लोग, नहीं तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा रे भाई। क्या है देखो, अब अपना विज्ञान की प्रयोगशाला से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यहाँ से देखो यहीं से तुमको कुछ नाम याद करना है। जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसको बोलते हैं HCl। इसको कैसे पढ़ते हैं बताओ, तो हाइड्रोजन क्लोराइड। और इसी का एक और नाम हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसको क्या पढ़ते हैं बताओ, हाइड्रोजन सल्फेट। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। इसको बोलते हैं क्या, हाइड्रोजन नाइट्रेट। और इसी को क्या बोलते हैं, नाइट्रिक अम्ल। तो यहाँ से तीन चीज़ तो तुमको याद करना होगा। और ये जो अम्ल होते हैं ये प्रबल अम्ल होते हैं, यह भी याद कर लो, ठीक है। इस तरीके से ये वाला चीज़ पढ़ोगे, ये चैप्टर नंबर 4 में पढ़ोगे, इसको बोलते हैं एसिटिक अम्ल, ठीक है। तो ये दुर्बल अम्ल होता है, इसको भी क्या कर लेना है, याद कर लेना है ना। तो ये सब जो नाम तुमको 4 गो दिखा, ये नाम अब याद करना होगा। तो भैया यहाँ से तुम्हारा भारी चीज़ समझो या हल्का समझो, ये यही है। फिर देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड तुमको याद करना होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया। ये सब क्या है, ये सब तुम्हारा क्षारक है। ये सब क्या है, क्षारक। तो इस क्षारक को भी याद करना है, ठीक है। और ऊपर जो 4 को बताया वो क्या था, एसिड, तो उसको भी याद करना है। तो ये याद रखना है। ऊपर दिए गए प्रत्येक विलयन की एक बूंद वाच ग्लास में बारी बारी से रखिए एवं 2.1 के अनुसार निम्नलिखित सूचकों से जांच करिए। तो यहाँ देखो लाल लिटमस, नीला लिटमस, फेनोप्थेलिन, मेथिल ऑरेंज के विलयन के साथ दिए गए। तो यहाँ पर तुमको लाल और नीला वाला तो पता ही है। लाल लिटमस पत्र और नीला लिटमस पत्र तो शुरू में ही पढ़ा दिया गया कि अम्ल और क्षारक में कैसे ये बिहेव करेगा। लेकिन अब हम लोग को पढ़ना है फिनोप्थेलिन और फिर ये क्या पढ़ना है, मेथिल ऑरेंज। तो यहाँ पर मैं इसे भर देता हूँ पहले। तो यहाँ देख सकते हो इसे मैंने भर लिया है। ऊपर जो जो मैंने बताया ये जो क्षारक हैं और ये क्या है, अम्ल हैं। तो यहाँ पर अम्ल में यदि लाल लिटमस पत्र डालोगे तो भाई कोई यहाँ परिवर्तन नहीं दिखेगा।
लेकिन नीला लिटमस पत्र अम्ल में डालेंगे तो कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। फिनोप्थेलिन डालेंगे तो वो रंगहीन हो जाएगा, इसको याद कर लेना है। और मेथिल ऑरेंज डालेंगे तो लाल हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से क्षारक जो है, क्षारक में नीला लिटमस पत्र डालोगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा जी, अपरिवर्तित रहेगा। लेकिन जब लाल लिटमस पत्र डालिएगा तो नीला हो जाएगा, पहले ही पढ़ चुके हैं जी हाँ। और छरकवा में फिनोप्थेलिनवा डाल दीजिएगा तो गुलाबी रंग के हो जाएगा, और मेथिल ऑरेंज डाल दीजिएगा तो पियर पियर यानी पीला हो जाएगा, येलो हो जाएगा। तो बातों को याद कर लेना है भाई लोग। तो अभी यहाँ तक हम लोगों ने सूचक को पढ़ा। अब एक और खास सूचक हम लोग को पढ़ना है जिसको बोलते हैं गंधीय सूचक। तो ये क्या है, तो रंग में परिवर्तन के द्वारा यह सूचक हमें बताते हैं कि कोई पदार्थ अम्ल है या क्षारक। ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में अलग हो जाती है, यानी अम्ल में डालोगे और उसको सूंघोगे तो अलग प्रकार का लगेगा, और क्षारक में डालोगे उसको सूंघोगे तो वो कुछ अलग प्रकार का लगेगा। तो इस प्रकार के सूचक को हम लोग क्या कहते हैं, गंधीय सूचक। जैसे कि तुम देख सकते हो, उदाहरण में हम लोग को देखना है वेनिला, प्याज, लौंग, ये लौंग का तेल है, ये सब क्या है, गंधीय सूचक, और इसको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। एकदम भी है, इसको याद कर लेना कि गंधीय सूचक किसे कहते हैं। तो वैसे सूचक जिनका उपयोग करके अम्ल और क्षार में डालने पर गंध में परिवर्तन हो जाएगा, उसको क्या कहेंगे, गंधीय सूचक। तो यहाँ भी देख सकते हो एक क्रियाकलाप दिखाया गया है। बारीक कटी हुई प्याज तथा स्वच्छ कपड़े के टुकड़े को एक प्लास्टिक के थैली में लीजिए, थैले को कसकर बांध दीजिए तथा पूरी रात फ्रिज में ओकरा डाल दीजिए। अब इस कपड़े के टुकड़े का उपयोग अम्ल एवं क्षारक की जांच के लिए किया जाएगा, क्योंकि उसमें प्याज आ गया है, ठीक है, प्याज का एसेंस आ गया है। इनमें से 2 टुकड़े लीजिए और एवं उसके गंध की जांच कीजिए। इन्हें स्वच्छ सतह पर रखकर उनमें अब क्या करो, एक में अम्ल को डालो और एक में क्या डालो, क्षारक को डालो। दोनों टुकड़े को जल से धोकर उसके गंध की पुनः जांच करो। तो तुमको पता चल जाए कि भाई इन दोनों का गंध जो है वह अलग अलग है। अब इस तरीके से तुम्हें पता चल गया कि अम्ल डालने पर गंध कैसा होगा और क्षारक डालने पर गंध कैसा होगा। अपने प्रेक्षणों को लिखिए। अब थोड़ा तनु, वेनिला एवं लौंग का तेल लीजिए, इनकी गंधों की जांच कीजिए। एक परख नली में फिर से अम्ल डालना है और दूसरी में क्षारक को डालना है। दोनों में तनु वेनिला एसेंस की कुछ बूंदें डालकर उसे हिलाइए। उसकी गंध को पुनः जांच कीजिए, यदि गंध में कोई बदलाव है तो उसे दर्ज कीजिए। इस प्रकार तनु अम्ल एवं तनु क्षारक के साथ लौंग का तेल का भी जांच करिए। तो कुल मिला के आपको पता चल जाएगा कि अम्ल में गंध अलग आता है, क्षारक में गंध अलग आता है। अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्मों को समझने के लिए अब और कुछ यहाँ क्रियाकलाप कराया गया है। अब यहाँ से बच्चा लोग बहुत सारा चीज़ों को हम लोग याद कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आएगा, क्या होता है जब अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है, क्या होता है जब क्षारक धातु के साथ अभिक्रिया करता है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पर देखो एक और क्रियाकलाप कराया गया है, क्या है, चित्र 2.1 के अनुसार इस तरीके से तुम क्या करोगे, यहाँ पर इसको उपकरणों को सजा दो। तो यहाँ पर दानेदार जिंक लिया गया है, देख सकते हो दानेदार जिंक लिया गया है और उसका अभिक्रिया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से कराया गया है। तो ये जो जिंक है यह क्या है बच्चों, धातु है, और धातु का अभिक्रिया किससे कराया गया है, अम्ल से कराया गया है। तो जब देखोगे कि धातु का अभिक्रिया अम्ल से कराया जाएगा तो क्या होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकलता है। और देखो यही हाइड्रोजन गैस इस तरीके से यहाँ पर साबुन का विलयन में जब प्रवाहित किया गया, ये बबल के रूप में यहाँ देखो भुड़ु भुड़ु करेगा, और ये जब निकलेगा तो ये जब गैस निकलेगा तो इसको हम लोग मोमबत्ती से जांच कर सकते हैं, और जांच करोगे तो ये फट फट की ध्वनि के साथ यहाँ पर क्या होगा, आवाज करेगा और हाइड्रोजन गैस का दहन होगा। तो यही आवाज हमें बताएगा कि यहाँ पर कौन सा गैस निकला है, हाइड्रोजन गैस निकला है। तो यही ये प्रयोग करना था।
इसी को तुम करोगे और इससे तुम क्या जानोगे कि ध्यान दीजिए, एकदम ध्यान दीजिए यहाँ पर बच्चा लोग, एकदम ध्यान से देखिए कि ऊपर दी गई अभिक्रिया में धातु जो है अम्ल से हाइड्रोजन परमाणुओं को हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापित करती है, यानी कि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है और एक यौगिक बनता है जिसे लवण कहते हैं और साथ में एक लवण का भी निर्माण होता है। तो यहाँ देखो समझ में आएगा कि जो अम्ल था उसने धातु से भी क्रिया किया तो हाइड्रोजन गैस निकलता है और साथ में एक लवण का निर्माण होता है। यही था उसका आंसर। अरे भैया किसका आंसर, क्वेश्चनवा तो बताइए। अरे क्वेश्चनवा ही था, क्या होता है जब अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है। तो ये आपको आंसर यहाँ पर देने हैं। अब देखो यहाँ पर इसी तरीके से फिर से जिंक का जिंक यानी क्या हो गया, धातु हो गया, ठीक है। अब धातु का अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे, यानी कि ये क्या हो गया, क्षारक हो गया। देखो तुम लोग क्षार कभी मत लिखना, क्षारक लिखना। हालांकि ये क्षार भी है क्योंकि ये जल में घुलनशील है। तो जल में घुलनशील जो भी क्षार होता है उसी क्षारक होता है उसको क्षार कहते हैं, यानी एल्कली कहते हैं, ALKALI यही है इंग्लिश और क्षार हो गया इसका हिंदी। और क्षारक का मतलब हो गया तुम्हारा बेस, ठीक है। तो क्षारक और क्षार में कोई खास अंतर नहीं है। वैसा क्षारक जो जल में घुलनशील होता है वही हो जाता है एल्कली या क्षार। इसको याद रखना, सिंपल सा बात है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का घोल मिलाकर उसे गर्म करिए और आप देखेंगे कि करों में कहाँ निकलता है, हाइड्रोजन गैस और निकलता है जी। तो यहाँ देखिए, इसको तो भैया याद कर लीजिए, ये एग्जाम में आता है। क्या आता है, क्या होता है जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है। तो इसका उत्तर है सोडियम जिंकेट नामक लवण का निर्माण करता है और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलता है, ठीक है। ये दो बात यहाँ पर लिखना है। आप देखेंगे कि अभिक्रिया में पुनः हाइड्रोजन गैस बनता है, किंतु ऐसी अभिक्रियाएं सभी धातुओं के साथ संभव नहीं है। अब देखो, अब बोलोगे कि सब धातु ऐसा ही अभिक्रिया करेगा, तो नहीं, सब धातु अभिक्रिया नहीं करेगा, क्योंकि तुम खुद भी जानते हो कि सब धातुओं की प्रकृति अलग होती है। कुछ उनका जो रासायनिक गुणधर्म है वह भी क्या होगा, अलग अलग होगा। लेकिन हम लोग नॉर्मली इस तरीके से आंसर को कर सकते हैं। अब तो तुम बोलोगे कि और क्या क्या पढ़ना है सर, तो बस बात समझो ध्यान से। यहाँ पर जो भी चीज़ पढ़ना है ना उसको बस रट लेना है। क्या होता है जब धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, या क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा क्या होता है जब धातु का हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। तो पहले तो समझो कि धातु और कार्बोनेट क्या हो गया। तो भाई कार्बोनेट क्या होता है, CO3। एक में धातु लगा दो, तो जैसे सोडियम धातु हो गया तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। धातु हाइड्रोजन का, अब सोडियम के जगह कुछ और भी धातु लगा सकते हैं, ठीक है ना। अब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है, HCO3। और धातु कोई लगा दो, तो धातु मान लो फिर से सोडियम लगा दिया तो NaHCO3 धातु का बाई कार्बोनेट, ये हो गया, ये धातु का कार्बोनेट हो गया। तो भाई ये सब कहाँ से पढ़िएगा, अरे ये सब नौवां में था, नौवां में यदि आपने पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा CO3 कार्बोनेट, HCO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट। और अम्ल तो आप जानते ही हैं, HCl का बा अम्ल, H2SO4 का बा अम्ल, HNO3 का बा अम्ल। अच्छा, तनु तनु कई जगह लिखा हुआ है तनु HCl। तनु HCl का मतलब इसमें पानी घोला हुआ है, तो उसे क्या बोलते हैं, तनु बोलते हैं। ये बात याद रखिएगा। तो यहां पर से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को गुजारना, तभी तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोल रहा है, ठीक है। तो यहां पर देखो जी, यहां देखो, ये देखो, यही है तुम्हारा सोडियम कार्बोनेट। ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट, और इसी में तनुकृत हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला है।
तो बताओ सोडियम कार्बोनेट क्या हो गया? सोडियम कार्बोनेट क्या हो गया? यही हो गया, धातु का कार्बोनेट। और उसमें किस चीज से अम्ल अभिक्रिया कराया है? अम्ल से अभिक्रिया कराया है। तो क्या क्या निकलेगा? तो ये देखो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर निकल रहा है। क्या निकल रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब इसी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जो निकल रहा है उसको यहाँ पर इस तरीके से पास कराया गया। किस में पास कराया गया है? CO2 को। तो यहाँ देख सकते हो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन में, ठीक है, CaOH का होल 2 का विलयन में क्या कराया गया है? पास कराया गया है। यही है तुम्हारा निकास नली, ई है परख नली, ई है हाथ। अरे वाह, क्या बात है सर, क्या क्या पढ़ाते रहते हैं सर। और ये है आपका स्टैंड, ये भी है परख नली, ठीक है। ये है कार्क, जानते ही होंगे। और ये देखिए यह थिसल का कीप है, यहाँ पर जो चीज कुछ चीज डालना है उसके लिए उपयोग करेंगे। तो यही सब यहाँ दिया है। तो इसको सब पूरा पढ़ेंगे बढ़िया से, ऐसे नहीं कि ऐसे ही हो जाएगा। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है, दो परख नलियां लीजिए, ए तथा बी। अब उसको ए तथा बी नामांकित कर लीजिए, यही बोल रहे हैं। देखो यही है ए परख नली, ठीक है। परख नली ए में सोडियम कार्बोनेट लेना, यानी कि धातु का कार्बोनेट लेना है। और परख नली बी में धातु का हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो यहाँ धातु का कार्बोनेट वाला दिखाया है। दोनों परख नलियों में अम्ल मिलाइए, अम्ल मिला दीजिए। और अम्ल मिला करके देखिए कि क्या होता है। तो प्रत्येक स्थिति में उत्पादित गैस, जो कि गैस निकल रहा है, तो हमको तो पता है क्या गैस निकल रहा है, CO2 निकल रहा है। और इसको याद भी कर लीजिए कि कौन सा गैस निकलेगा? CO2 निकलेगा। उसको चुन्ना के पानी में, चुन्ना का पानी क्या होता है? याद कर लीजिए, CaOH का होल 2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं चुन्ना का पानी, ठीक है। उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में डाल दीजिए, ठीक है। और सबको देखिए, देखते रहिए, बढ़िया बात है। तो देखो परख नली ए जो लिया था, क्या लिया था जल्दी बताओ? सोडियम कार्बोनेट। क्या डाला था? अम्ल। तो क्या बन गया? एक लवण का निर्माण करेगा, जल का निर्माण करेगा, और CO2 गैस का उत्पादन करेगा। ये तो तुमको पता है ना, यहाँ तो बताया ही था। इसको आप याद कर लीजिए। क्या करिएगा, हर चीजवे यहाँ याद करना है आपको। जी हाँ, खाली पढ़ना नहीं है, पढ़िएगा एकदम टुकुर टुकुर देख के तक कुछ नहीं बुझाएगा। सब चीज याद करना है भाई लोग, ठीक है। तो ये हो गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। उसको अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे तो यही भी बन जाएगा लवण, लवण, ठीक है, लवण। और यहाँ क्या बनेगा? H2O और CO2 गैस निकलेगा, ठीक है। इस तरीके से सब बात को याद रखना है। अब एक चीज और तो भुलाइए गया, क्या भुला गए? कि जो CO2 निकला था उसको कांची में प्रवाहित कर दिए थे, चुन्ना के पनिया में डाल दिए थे। तो क्या होता है ये क्वेश्चन में, तो आपको पता नहीं चला। तो यहाँ दिया है, कोई टेंशन नहीं है, यह आंसर दिया है कि जैसे ही चुन्ना के पानी में CO2 को डालेंगे तो श्वेत अवक्षेप प्राप्त होगा, CaCO3 का निर्माण होगा, और साथ में जल भी बनेगा। तो ये बात आपको याद रखना है, एकदम रटना है, हर एक पॉइंट को यहाँ रटना है। ऐसा नहीं खाली समझ लिया। देखो रसायन में समझना भी है लेकिन रटना ज़्यादा है। कॉपी में लिख लिख के, छछेर छछेर के, छछेर छछेर के, छछेर छछेर के याद कर लीजिए, ठीक है। अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, अब देखो, अब इसमें और कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड डालते जाएंगे तो क्या होगा कि ये जो CaCO3 था, ये वाला, वो जो था CO2 और अत्यधिक मात्रा में डालने पर जल में विलयनशील, मतलब जल में घुल जाएगा, दूधिया रंग कर देगा, और ये कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का क्या करेगा? निर्माण करेगा। इसको भी याद कर लेना है। अब देखो, जो चुन्ना पत्थर है जिसको बोलते हैं लाइमस्टोन, खड़िया जिसको बोलते हैं चाक, एवं संगमरमर जिसको बोलते हैं मार्बल, कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि ये जो सब है CaCO3 का क्या है? विभिन्न रूप है। इस बात को यहाँ दिया हुआ है तो याद कर लो। सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट किसके साथ अभिक्रिया करके? अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाते हैं। जो हम लोगों ने दो चीज यहाँ पर देखा कि क्या होता है जब धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, तो इसका उत्तर यहाँ दिया हुआ है कि यहाँ पर लवण बनता है, CO2 बनता है और जल का निर्माण होता है।
तो अब हम देखते हैं अम्ल एवं क्षारक परस्पर कैसे अभिक्रिया करते हैं। तो यहाँ देख सकते हो क्रियाकलाप 2.6 को दिखाया गया है। परख नली में लगभग 2 ml NaOH का घोल लीजिए। जल्दी बताओ, NaOH क्या है? क्षारक है। और इसमें 2 बूंद फिनोप्थेलिन विलयन डालिए। तो जैसे ही फिनोप्थेलिन डालेंगे, क्षारक में डालेंगे, तो कैसा रंग हो जाएगा? ये तो तुम्हें पता है ना। तो ये कैसा हो जाएगा? हल्का लाल रंग का, गुलाबी लाल रंग का हो जाएगा। बिल्कुल। अब विलयन का रंग क्या है? तो ये तो तुम्हें पता चल गया। इस विलयन में अब एक एक बूंद करके तनु HCl मिलाइए, तो तुम देखोगे कुछ समय बाद इसका रंग रंगहीन हो जाएगा। क्या अभिक्रिया मिश्रण में के रंग में कोई परिवर्तन है? बिल्कुल, ये रंगहीन धीरे धीरे हो जाएगा। अब अम्ल मिलाने के बाद फिनोप्थेलिन का रंग क्यों बदल गया? तो इसका आंसर तो सीधा है, क्योंकि जैसे ही अम्ल को यहाँ क्षारक में मिलाया, यहाँ पर उदासीनीकरण अभिक्रिया होता है, यानी अम्ल जो है वो क्षारक के प्रभाव को समाप्त कर देगा और इस तरीके से एक उदासीन लवण का निर्माण करेगा। ठीक है। यदि ये दोनों समान पावर के हैं, यानी कि इन दोनों का जो क्षमता है, क्षमता नहीं कहेंगे, प्रबलता बल्कि कहेंगे कि यदि इन दोनों का प्रबलता समान है, तो यहाँ पर ये जो लवण बनेगा वो उदासीन लवण होगा और इस तरीके से इसका कलर क्या हो जाएगा? रंगहीन हो जाएगा। अब उपरोक्त मिश्रण में NaOH की कुछ और बिंदु मिलाइए। तो अब इसमें NaOH थोड़ा सा और डाला जाएगा, तो ये फिर क्षारकीय हो जाएगा, क्षारकीय लवण बन जाएगा। अब जब ये क्षारकीय वापस हो जाएगा, तो फिर से यदि फिनोप्थेलिन डाला जाएगा तो इसका रंग क्या बताएगा? इसका रंग वैसे ही गुलाबी लाल बताएगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे क्षारक और अम्ल में अभिक्रिया होता है। तो यहाँ देखो, क्या फिनोप्थेलिन पुनः गुलाबी रंग का हो गया? बिल्कुल गुलाबी लाल रंग का हो जाएगा। और क्यों हो गया? क्योंकि वहां पर NaOH का मात्रा क्या हो गया? बढ़ गया और वह विलयन क्षारकीय होना शुरू हो गया। उपरोक्त क्रियाकलाप में हमने प्रेक्षण किया कि अम्ल द्वारा क्षारक का प्रेक्षित प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है। मतलब वो एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं और इस प्रकार के अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ देख सकते हो, ये था तुम्हारा एक प्रबल क्षारक और ये एक प्रबल अम्ल, और दोनों को मिलाने पर यहाँ पर एक लवण का निर्माण होता है और साथ में क्या बनता है? जल। तो इसको याद कर लेना है, क्षारक प्लस अम्ल से क्या बन गया? लवण प्लस जल। तो अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होता है। इसे उदासीनी अभिकरण अभिक्रिया कहती है। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी लिख दे रहा हूँ, इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ये सबसे आसान भी है और सबसे महत्वपूर्ण भी है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो यही चीज़ लिख देना है। या फिर पूछेगा कि जब क्या होता है जब अम्ल एवं क्षारक आपस में अभिक्रिया करते हैं, तो भी यही उत्तर लिख देना है। अब देखेंगे अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया। तो अम्ल तो तुम्हें समझ में आ रहा है, जैसे HCl क्या है? अम्ल है। HNO3 क्या है? अम्ल है। या H2SO4 क्या है? अम्ल है। लेकिन अब धात्विक ऑक्साइड क्या है? तो धातु का ऑक्साइड, जैसे कि मान लो कोई एक धातु लेंगे, जैसे मान लो एल्युमिनियम क्या हो गया? एक धातु हो गया। कॉपर क्या हो गया? धातु हो गया। आयरन क्या हो गया? धातु हो गया। और इसी का ऑक्साइड, माने इसमें यदि ऑक्सीजन को जोड़ दिया तो यही हो जाएगा धातु का ऑक्साइड। इसी तरीके से अधातु का ऑक्साइड क्या हो जाएगा? यदि कार्बन है, अधातु है, इसका ऑक्साइड बना देंगे तो ये हो जाएगा अधातु का ऑक्साइड। क्लियर है ये बात? चलो, तो यहाँ पर देखेंगे क्या बोल रहा है? बीकर में कॉपर ऑक्साइड को लीजिए। तो कॉपर ऑक्साइड यही हो गया। ठीक है, तो कॉपर ऑक्साइड क्या हो गया? धातु का ऑक्साइड। उसका अल्प मात्रा लीजिए और हिलाते हुए उसमें धीरे धीरे अम्ल डालना है। तो अम्ल डालने पर क्या होगा, वही चीज़ यहाँ देखना है। विलयन के रंग पर ध्यान दीजिए, कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ?
तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे इसका रंग कैसा हो जाता है, नीला हरा, जो कि आगे लिखा भी हुआ है नीला हरा परिवर्तित होने लगता है। और ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर कॉपर क्लोराइड का निर्माण होता है। क्या बनता है, कॉपर क्लोराइड का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने देखा कि धातु का ऑक्साइड जो है, यहाँ देखो नीला हरा लिखा भी हुआ है, तो आप देखेंगे कि विलयन का रंग नीला हरा हो जाएगा एवं कॉपर ऑक्साइड घुल जाएगा। किस चीज में घुल जाएगा, अम्ल में। और यहाँ पर विलयन का नीला हरा रंग अभिक्रिया में कॉपर टू क्लोराइड बनने के कारण होता है। यानी फिर यहाँ पर क्या बन रहा है, कॉपर टू क्लोराइड का निर्माण होता है। यानी कॉपर टू क्लोराइड क्या हो गया, CuCl2, इसी को बोलते हैं कॉपर टू क्लोराइड। और ये हो गया तुम्हारा H2O, और ये क्या हो गया, CuO, ठीक है। और ये क्या हो गया तुम्हारा अम्ल HCl, इसी का यहाँ पर अभिक्रिया कराया गया है। तो इस तरीके से धातु ऑक्साइड एवं अम्ल के बीच होने वाली सामान्य अभिक्रिया को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। तो कॉपर ऑक्साइड वाला फॉर्म हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। और नॉर्मली हम लोग क्या देखेंगे कि जब धातु का ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण एवं जल का निर्माण करेगा। तो यहाँ रुको 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 जरा देखो, यहाँ पर यहाँ जल लिखा हुआ है, लवण लिखा हुआ है, अम्ल लिखा हुआ है। ये वाला चीज कहीं पढ़ा है क्या, अरे बिल्कुल बिल्कुल अभी तो पढ़ा था। यहाँ देखो, यहाँ भी इसी प्रकार से लिखा हुआ है। ये देखो यहाँ भी तीन चीज लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, जल लिखा हुआ है, लवण लिखा हुआ है, अम्ल लिखा हुआ है। यहाँ पर एक चीज, यहाँ क्षारक लिखा हुआ है, और यहाँ क्षारक के जगह पर क्या लिखा हुआ है, धातु का ऑक्साइड। यदि यहाँ ध्यान से देखा जाए तो ये दोनों चीज एक ही जैसा है, जल है, जल है, यहाँ देखो लवण है, यहाँ भी लवण है, यहाँ अम्ल है, यहाँ भी अम्ल है, लेकिन यहाँ क्षारक है, और यहाँ पर क्या है, धातु का ऑक्साइड है। इसका मतलब कुछ होता है क्या, अरे बिल्कुल, कि ये जो धातु का ऑक्साइड है वह क्षारक के जैसा बिहेव करता है, क्षारक के जैसा प्रकृति को दर्शाता है। तो एग्जाम में तुमसे यहां से एक क्वेश्चन पूछ देगा कि बताइए जरा सा, एकदम आप बताइए दीजिए, तो आपको एक नंबर मिलेगा कि जो धातु का ऑक्साइड है वो कैसा गुण प्रदर्शित करता है, क्षारकीय कि अम्लीय। तो आपको उत्तर देना होगा कि यस, वो क्षारकीय क्षारकीय होता है। ठीक है, तो अब उपरोक्त अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखकर उसे संतुलित कीजिए। तो वैसे जैसे मैंने लिखा CuO + HCl, वैसे लिख देना। क्षारक एवं अम्ल की अभिक्रिया के समान ही धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल प्रदान करते हैं। अतः जी बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि जो धातु के ऑक्साइड होते हैं ना, वो क्षारकीय ऑक्साइड होते हैं। कैसे होते हैं, क्षारक के जैसा बिहेव करते हैं, इसीलिए धातु का ऑक्साइड को क्या बोलेंगे, क्षारकीय ऑक्साइड। जबकि अधातु का ऑक्साइड यहां पर देखेंगे ये अम्लीय होता है। क्या होता है, अम्लीय। तो चलो इसको भी देखते हैं। तो क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। तो क्रियाकलाप 2.5 में आपने कार्बन डाइऑक्साइड एवं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को देखा था कि किस तरीके से उनमें अभिक्रिया होता है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक क्षारक है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक अधातु का ऑक्साइड है। अधातु ऑक्साइड जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया, अधातु का ऑक्साइड हो गया। और ये दोनों अभिक्रिया करके लवण एवं जल का निर्माण करता है। भुला गए का बाबू, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यही दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं, जरा सा देखिए कि यहाँ पर CO2 क्या हो गया, अधातु का ऑक्साइड हो गया, ये अधातु का ऑक्साइड हो गया, और ये हो गया क्षारक हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया तुम्हारा, लवण हो गया, और ये क्या हो गया, जल हो गया। तो बताइए जरा सा, ये क्षारक है और लवण है और जल है, तो ये कैसा बिहेव कर रहा है, अम्ल के जैसा। यानी इसका प्रकृति क्या है, अम्लीय है। तो यही उदाहरण यहाँ पर पढ़ा रहा है।
चूंकि चूंकि यह क्षारक एवं अम्ल के बीच होने वाली अभिक्रिया के समान है, अतः यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ये भी VVVVVVVVVI क्वेश्चन है, एकदम याद रखिएगा। तो ऑब्जेक्टिव में ये पूछता है। अब देखते हैं सभी अम्लों एवं क्षारकों में क्या समानताएं हैं। तो अनुभाग 2.1 में हमने देखा कि सभी अम्लों में समान रासायनिक गुणधर्म होते हैं। अम्ल में क्या होता है, गुणधर्म समान होगा तभी तो उसको अम्ल में रखेंगे। गुणधर्मों में समानता क्यों होती है, अब इसमें क्यों समानता होगी, क्योंकि वो एक ही प्रकार से बिहेव करेगा। हमने क्रियाकलाप 2.3 में देखा कि धातु के साथ अभिक्रिया करने पर सभी अम्ल क्या कर देता है, हाइड्रोजन गैस देता है। इससे पता चलता है कि सभी अम्लों में हाइड्रोजन होता है। आइए एक क्रियाकलाप के माध्यम से हम जांच करें कि क्या हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक अम्लीय होते हैं। तो बात सिंपल सा है कि क्या किसी भी चीज़ में हाइड्रोजन होगा तो उसे अम्ल कहेंगे। तो देखो यहाँ पर जैसे ग्लूकोज है C6H12O6 है तो यहाँ भी हाइड्रोजन है, H2O है तो यहाँ भी हाइड्रोजन है। एल्कोहल मान लो कि एथाइल अल्कोहल लिखेंगे तो C2H5OH, मेथाइल अल्कोहल लिखेंगे तो CH3OH, तो यहाँ भी देखोगे क्या है, तुम्हारा क्या है, हाइड्रोजन है। तो ये इसमें भी हाइड्रोजन है, इसमें भी हाइड्रोजन है, तो ये दोनों क्या अम्लीय हैं, अम्ल है। तो इसका आंसर है नहीं, ये तो अम्लीय नहीं है। तो हाइड्रोजन होने का ये मतलब नहीं है कि वह अम्ल के जैसा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल देखेंगे, इसमें तो हाइड्रोजन है, इसमें भी हाइड्रोजन है, ठीक है। एक कार्क पर 2 कील लगाकर कार्क को 100 ml के बीकर में रख दीजिए, इस तरीके से रखना है और इसमें तनुकृत अम्लीय विलयन डाल देना है। अब देखो यहाँ पर बल्ब है, स्विच है, बीकर है, इस तरीके से, और यहाँ पर बैटरी है, ठीक है। लेकिन ये तार एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं है। अब ये यदि तार जुड़ा हुआ नहीं है तो तुम ही बताइए, आप ही बताइए जरा सा कि क्या ये बल्बवा जलेगा? नहीं ना जलेगा, बिल्कुल नहीं जलेगा भाई, जब तक ये दोनों तार एक दूसरे से नहीं जुड़ा हुआ। तो ये बुड़बक है, काय से बना दिया है, एगो तार हेने लगा दिया, एगो तार हेने लगा दिया, तो ये जलेगा कैसे? तो बात यहाँ पर आता है कि यहाँ पर यदि आयन के द्वारा जलेगा, ये किसके द्वारा जलेगा, आयन के द्वारा, यानी कि यहाँ पर जो विद्युत का संचालन होगा वह आयन के द्वारा होगा। तो भाई इसमें आयन होगा तब तो उसको चेक करने के लिए यहाँ पर मान लो ग्लूकोज हम लोग डालेंगे, ग्लूकोज को पानी में घोर के डालेंगे। तो जब ग्लूकोज को पानी में घोर के डालिएगा तो देखिएगा कि बल्बवा नहीं जल रहा है। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो एथाइल अल्कोहल था, मिथाइल अल्कोहल था, ओकरा पनिया में घोर घोर के डालेंगे, तब वही बल्बवा नहीं जलेगा। लेकिन रे बाबा HCl को जैसे ही पानी में घोर के डालेंगे ना, ये जलने लगेगा, भौका भौका जलने लगेगा। तो बोलेंगे कि कैसे जलने लगा, तो हम लोग ये बात कहते हैं कि HCl को जैसे ही पानी में डालते हैं यह H+ आयन और Cl- आयन में टूट जाता है, और यही आयन जो है जिसके कारण विद्युत का यहाँ पर क्या होता है, संचालन होना शुरू होता है। यानी विद्युत का प्रवाह होगा, और जिससे ही विद्युत का प्रवाह होगा ना, ये भक से जल जाएगा, ठीक है। तो यही बात यहाँ पर बोला जा रहा है कि क्या होता है। देखो यही वाला यहाँ पर पूरा डिटेल में समझाया गया है कि अम्लों में धनायन H+ तथा ऋणायन होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यदि HCl की बात करें तो H+ आयन देता है, और इसी कारण से यहाँ पर विद्युत का प्रवाह होना शुरू हो जाता है। HNO3 में भी देख सकते हो कि NO3- और H+ आयन देगा। CH3COH में ये भी क्या है, यह भी एक अम्ल ही है, यह थोड़ा सा कमजोर अम्ल है लेकिन अम्ल ही है। H2SO4 एक प्रबल अम्ल है। तो इस तरीके से देख सकते हो यहाँ भी आयन मिलेगा लेकिन थोड़ा कम मात्रा में ही मिलेगा। चूंकि अम्ल में उपस्थित धनायन H+ है, जिससे ज्ञात होता है कि अम्ल विलयन में हाइड्रोजन आयन AQ उत्पन्न करता है। भाई AQ क्यों लगाया गया, क्योंकि ये जल में घुला हुआ है। और ये आगे पढ़ाया गया कि क्या होता है, तथा इसी कारण उनका गुणधर्म अम्लीय होता है, ठीक है। तो यह जल में घुलने के कारण इसका गुणधर्म अम्लीय होता है। यदि नहीं घुला हो तो ये फिर आपको नई अम्लीय गुण दिखाएगा। तो यही वाला बात यहाँ पर है।
तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर अलग अलग अम्ल को पानी में घोल घोल करके डालते हैं तो देखेंगे कि कुछ में ये बल्ब जलता है और कुछ में बल्ब नहीं जलता है। तो किस में बल्ब जलेगा? जिसमें हाइड्रोजन आयन एक्वस मुक्त होता है। ठीक है, अम्ल की स्थिति में बल्ब जलने लगता है। यहाँ से क्वेश्चन ही आएगा, आपको क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि बल्ब कब जलता है, तो बोलिएगा जब अम्ल को पानी में घोल करके डाला जाता है तो बल्ब जलेगा, जैसे कि चित्र 2.3 में दिखाया गया है। परंतु आप यह देखेंगे कि ग्लूकोज एवं अल्कोहल में विद्युत का चालन नहीं होगा। ये भी क्वेश्चन है लास्ट में कि क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई हाइड्रोजन आयन नहीं बन रहा है। बल्ब के जलने से यह पता चलता है कि इस विलयन में विद्युत का प्रवाह हो रहा है, और ये विद्युत का प्रवाह किसके द्वारा होता है? यदि आयन का प्रवाह होगा तब, तो आयन मिलेगा तब ना प्रवाह होगा। तो वही सब बात लिखा हुआ है। इसी प्रकार से देख सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आदि जैसे क्षारकों का उपयोग करके इस क्रियाकलाप को देखेंगे तो उसमें भी OH- आयन आपको प्राप्त होगा। जलीय विलयन में अम्ल या क्षारक का क्या होता है? तो जलीय विलयन में अम्ल या क्षारक क्या करते हैं? वे जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आर्द्र लिटमस पत्र को लिया गया है, यानी कि ये भींगा हुआ लिटमस पत्र है, और यहाँ पर क्या लिया गया है? परखनली है। परखनली में आप देख सकते हैं सोडियम क्लोराइड लिया गया है, और साथ ही साथ यहाँ पर ड्रॉपर से H2SO4 डाला गया है। तो सोडियम क्लोराइड से H2SO4 जब अभिक्रिया करता है तो HCl का निर्माण करता है। HCl क्या है? ये भी एक अम्ल है। ठीक है, अब ये जब अम्ल निकल रहा है यहाँ पर, तो अम्ल जब निकलेगा, अम्ल ये देख रहे हैं गैसियस रूप में निकल रहा है, तो यदि ये यहाँ पर आर्द्र लिटमस पत्र है, आर्द्र मतलब भींगा हुआ, तो भींगा हुआ है तो अब ये क्या हो जाएगा? नीला लिटमस पत्र को क्या कर देगा? लाल कर देगा। तो नीला लिटमस पत्र को लाल कौन करता है? अम्ल करता है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो चलिए इसको हम लोग अच्छे से पढ़ लेते तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो क्या किया गया? कुछ नहीं किया गया खास जी। एक स्वच्छ एवं शुष्क परख नली में NaCl ले लिया गया है तथा उसको इस तरीके से व्यवस्थित किया गया है। देखिए चुपचाप, यहाँ कोई खास चीज़ नहीं है। NaCl लिया गया यानी कि सोडियम क्लोराइड लिया गया है, और इसमें क्या करते हैं? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को हम लोग डालते हैं। तो यहाँ पर जब NaCl का अभिक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 से होता है तो HCl नामक गैस का निर्माण होता है, और यहाँ पर आपको एक साल्ट बन जाएगा जो कि क्या होगा? Na2SO4, और इसको आप संतुलित खुद से ही कर लीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से संतुलित हो जाएगा, और यहाँ पर यदि ये संतुलित हो जाएगा तो आप देखेंगे कि HCl बन रहा है। अब ये जो HCl बन रहा है, ये जो HCl गैस यहाँ पर आ रहा है, बोलता है कि यदि शुष्क वहाँ पर जो नम वातावरण हो, तो नम वातावरण यदि होगा तो इसको कैल्शियम क्लोराइड वाली रक्षक नली से होकर के गुजारा जाना चाहिए, जिससे कि उसका नमी क्या हो जाएगा? यहाँ पर सोख लिया जाएगा, और ये फिर शुष्क HCl हमें प्राप्त होगा। ये बात यहाँ पर लिखा गया है। तो आपने समझा? इस प्रकार से HCl गैस उत्सर्जित होगा, उसका सूखा तथा नम नीले लिटमस पत्र से जांच करिए। अब इसको हम लोग पहले सूखा लिटमस पत्र ले जाएंगे। तो जब सूखा लिटमस पत्र ले जाइएगा तो ये नीला रंग जो है वह लाल रंग में नहीं परिवर्तित होगा, लेकिन जब नम ले जाइएगा यानी कि इसमें पानी मिला हुआ रहेगा, तब ये क्या हो जाएगा? लाल में परिवर्तित हो जाएगा। तो भाई निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष ये निकला कि जब HCl जो है विलयन के रूप में रहेगा, यानी कि जल मिला हुआ रहेगा, तब ये H+ आयन देगा, और ये लिटमस पत्र को क्या कर देगा? लाल कर देगा, यानी कि ये अपना अम्लीय रूप दिखाएगा। लेकिन यदि ये शुष्क है, शुष्क रूप में ये अम्लीय प्रभाव को नहीं दिखाता है। इसी कारण से बोल रहा है कि यदि ये आर्द्र हो, यदि अत्यधिक आर्द्र वहाँ पर जलवायु हो, मतलब कि वहाँ पर भींगा भींगा सा मौसम हो, तो उस समय आपको यदि शुष्क गैस प्राप्त करना, शुष्क HCl प्राप्त करना है, तो इसी प्रयोग में आपको यहाँ कैल्शियम क्लोराइड वाली रक्षक नली से
जो HCl गैस बनेगी उसको पास कराना है तो वह शुष्क गैस आपको मिल जाएगा, और शुष्क HCl गैस में आप प्रयोग कर पाएंगे और आप देख पाएंगे कि जो नीला लिटमस पत्र है वो लाल नहीं हुआ, और ये HCl विलियन वाला में क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा, या फिर HCl विलियन हो तब भी लाल हो जाएगा, या फिर आपने लिटमस पत्र को ही भिंगा रखा है तो भी वह लाल हो जाएगा। समझ में आ गया। इस प्रयोग से भैया ये स्पष्ट होता है कि जल की उपस्थिति में HCl हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होता है, और जल की अनुपस्थिति में HCl अणुओं से H+ आयन पृथक नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं HCl से हाइड्रोजन आयन कब मिलेगा हमको, जब H2O क्या होगा वहाँ प्रेजेंट होगा, तो वह H+ में टूट जाएगा, और यही जो H+ प्लस Cl माइनस में टूट जाएगा, और यही जो H+ है वहाँ में उपस्थित H2O से अभिक्रिया करेगा, और ये H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करता है, यानी कि हम लोग इसको H+ एक्वस भी लिखते हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, तो जो हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र हुआ वह स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता है, वो क्या करता है कि वह जल के अणु यानी H2O के साथ अभिक्रिया करेगा, और उससे मिलकर के हाइड्रोजन आयन को H+ एक्वस या हाइड्रोनियम आयन के रूप में वो वहाँ पर उपस्थित रहेगा। इसलिए वहाँ पर H+ को हम लोग हाइड्रोजन आयन को हाइड्रोजन आयन एक्वस के रूप में दिखाते हैं, या फिर H3O+ के रूप में हम लोग क्या करते हैं, दिखाते हैं। हमने देखा कि अम्ल जब जल में HCO+ अथवा H+ एक्वस आयन प्रदान करता है, आइए देखें कि किसी क्षारक को जल में घोलने पर क्या होगा। तो उसी तरीके से क्षारक में भी हमको क्या होगा, ये हाइड्रोक्साइड आयन एक्वस मिल रहा है। तो अम्ल में हाइड्रोजन आयन एक्वस, और जो तुम्हारा क्षारक है उसमें हाइड्रोक्साइड आयन एक्वस का फॉर्मेशन हो रहा है। तो क्षारक जल में हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को ही क्षार कहते हैं, जो मैंने तुम्हें पहले पढ़ा दिया था। तो जो जल में घुलनशील है उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, क्षार कहेंगे, और नहीं तो क्षारक कहते हैं। तो सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को हम लोग क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। इनका स्पर्श साबुन की तरह स्वाद कड़वा होता है तथा प्रकृति संक्षारक होती है। तो ये क्षारक के बारे में जो पॉइंट्स दिया गया उसको आप याद कर लीजिए। इन्हें कभी भी छूना या चखना नहीं चाहिए क्योंकि ये हानिकारक होते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो उदासीनीकरण अभिक्रिया हम लोगों ने देखा था उसमें देखा था कि H2O बनता है। तो वो कैसे बन रहा था, तो आप देख सकते हैं H और OH, अम्ल का H+ और क्षारक का OH- यदि आपस में मिलेगा तो वही H2O क्या बन जाएगा, फॉर्मेशन H2O का कर देगा। यही यहाँ पर दिखाया गया है। तो यहाँ देख सकते हो एक और क्रियाकलाप को दिखाया गया है। इसमें क्या करना है, एक बीकर लेना है, उसमें 10 ml जल पहले से ले लीजिए। पहले जल को डाल लीजिए और उसमें बूंद बूंद कर कर के H2SO4 को डालिए। ठीक है, ये क्या है, अम्ल है। तो आप देखेंगे कि बीकर को और उसको घुमाइए और आधार को क्या करना है, छूना, इसे जाकर टच करिए। तो आप देखेंगे कि ये क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो जब ये गर्म हो गया तो आप ही बताइए भैया कि ये ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है कि ऊष्माशोषी है। तो इसका उत्तर है कि ये कैसा अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। तो यहाँ लिखा भी हुआ है, जल में अम्ल या क्षारक के घुलने की प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। जल में सांद्र नाइट्रिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाते समय अत्यंत सावधानी रखनी चाहिए। अब देखो, यदि तुम सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर नाइट्रिक अम्ल जो कि प्रबल अम्ल होते हैं उसको क्या कर लो, एक बीकर में ले लो और ऊपर से पानी डालना शुरू करो, तो क्या होगा, बहुत खतरनाक अभिक्रिया होगा और तुम जल भी सकते हो। तो ऐसा गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। तो क्या करना है सर, बताइए जरा, क्या लिखा हुआ है बुक में। तो बुक में लिखा हुआ है, देखो, अम्ल को सदैव धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बूंद करके जल में मिलाना चाहिए। पहले जल को रख लो, यहाँ जल रख लो, इसमें अम्ल को ऊपर से डालना है धीरे धीरे और हिलाते हुए जल को, उसमें जल को हिलाते रहना है।
ऐसा नहीं कि पानी नीचे ले लिया, पानी नहीं, नीचे अम्ल ही ले लिया और जल को मिला दिया, तो वो फिर सही नहीं है। सांद्र अम्ल में जल को बिल्कुल भी मिलाना नहीं है। जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण अस्फलित हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, आप जल जाइएगा। ऐसा गलती मत करिएगा। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन भी पूछेगा कि बताइए जरा कि जल में अम्ल को डालिएगा कि अम्ल में जल को डालिएगा। तो आप कमेंटवा में बताइएगा, समझ में आया होगा तो बता ही दीजिएगा। साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण प्रयोग में उपयोग किया जा रहा कांच भी टूट सकता है, वहां पर ध्यान देना। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के कैन, डिब्बा तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड की बोतल पर चेतावनी भी दिया रहता है, इस तरीके से कि बड़ा सावधानी से इसको रखना है, क्योंकि ये अम्ल होता है, एसिड जिसको कहते हैं। जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता H3O+ या OH- में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है, और इसे ही क्या कहते हैं, तनुकरण कहते हैं। तो तनुकरण क्या है, सिंपल सा है कि अम्ल या क्षारक में यदि हम लोग जल मिलाकर उसको पतला कर देते हैं, तनु कर देते हैं, मतलब कि उसमें हाइड्रोनियम आयन की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कब कैसे कम हो जाएगी, अरे उस संख्या तो उतनी ही रहेगी, लेकिन जल जब बढ़ जाएगा तो प्रति इकाई आयतन में तो कम आ जाएगा ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी हो गया, और ज़्यादा पानी डाल दो, और ज़्यादा पानी डाल दो, तो वो तनु होते जाएगा। अरे नहीं समझ में आ रहा है, तनु जैसे कि कोई मेहमान आया है तुम्हारा, तो क्या करना मैं बता रहा हूँ, उस मेहमान को क्या करना, एक गिलास एकदम ठंडा ठंडा पानी देना, पानी रखना, और उसमें मतलब एकदम थोड़ा सा एकदम हल्का सा चीनी, 10-20 दाना चीनी डालकर पूरा एकदम घुमाना, मतलब 15-20 मिनट उसको ऐसे घुलाना चम्मच से, और मेहमानों को खूब सुनाना, तो बहुत खुश होगा कि वाह आज एकदम चकाचक शरबत मिल रहा है, ठीक है। और फिर उसको जाकर के देना, तो क्या खुश हो जाएगा, अरे कहीं नहीं खुश होगा भाई, क्योंकि ये जो चीनी है, तुमने क्या चीनी यूज़ किया, 4 दाना चीनी यूज़ किया है, तो वह क्या हो गया, बहुत ज़्यादा तनु कहा जाएगा कि वह क्या है, चीनी का बहुत ज़्यादा तनु घोल है, ठीक है। तो यही है तनुकरण, और क्या है, इसमें कोई खास चीज़ नहीं है। अम्ल एवं क्षारक के विलयन कितने प्रबल होते हैं, अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ना है। तो हम जानते हैं कि अम्ल क्षारक के सूचकों का उपयोग करके अम्ल एवं क्षारक में अंतर बताया जा सकता है कि वह अम्ल है या क्षारक है, लेकिन वह कितना प्रबल अम्ल है, कितना प्रबल क्षारक है, यह पता हमको नहीं चलेगा। तो पिछले अध्याय में हम H+ अथवा OH आयनों के विलयनों का सांद्रता कम होना तथा तनुकरण के बारे में पढ़ा था। क्या हम किसी विलयन में उपस्थित आयनों की संख्या जान सकते हैं, क्या हम ज्ञात कर सकते हैं कि विलयन में अम्ल अथवा क्षारक कितना प्रबल है, बिल्कुल। तो अम्ल या क्षारक की प्रबलता को अब हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग पता करते हैं। तो अम्ल और क्षारक की प्रबलता को जानने के लिए हम सार्वत्रिक सूचक का उपयोग करते हैं, याद रखिए। तो अम्ल या क्षारक है कि नहीं है, उसको जानने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते थे, हम लोग लिटमस पत्र का यूज करते थे, और फिनोप्थेलिन का यूज़ करते थे, बहुत सारे पदार्थों का यूज करते थे। लेकिन यहाँ पर कितना प्रबल है या दुर्बल है, उसको जानने के लिए सार्वत्रिक सूचक का यूज करते हैं, उसकी प्रबलता को जानने के लिए। और ये कैसे जान पाते हैं, तो सार्वत्रिक सूचक तुमको बाजार में मिलेगा, उसको किसी भी पदार्थ में यानी कि अम्ल में डालने पर या क्षारक में डालने पर वह उसका प्रबलता दिखाएगा कि वह प्रबल अम्ल है कि दुर्बल अम्ल है, ये सारा चीज़ उसमें बताता है। उसके लिए एक इस तरीके से तुम्हारा मीटर भी दिया हुआ तुम्हारे पास होगा, जिसमें अलग अलग कलर दिखाया गया होगा। यह क्या होता है तुमको लिखना है। तो अम्ल या क्षारक की प्रबलता को जानने के लिए हम सार्वत्रिक सूचक यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज करते हैं, जो अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। इसका उपयोग करके ज्ञात कर सकते हैं, क्या ज्ञात कर सकते हैं, इसकी प्रबलता। सार्वत्रिक सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करता है। यानी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज़्यादा होगी तो उसका कलर क्या होगा, उस तरीके से तुम्हारा होगा। जैसे कि यदि वह बहुत ज़्यादा होगा हाइड्रोजन आयन का सांद्रता, यानी वो अम्लीय होगा, तो वह लाल रंग का हो जाएगा।
यदि वो क्षारकीय होता है तो बैंगनी रंग का हो जाएगा। यदि वह कम अम्लीय होगा, हल्का फुल्का, तो उसका हल्का हरा रंग हो जाएगा। कभी कभी उसका नारंगी रंग हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से रंग जो देखोगे उसको डालोगे, और डालने के बाद रंग देखोगे, तो रंग देखने के बाद उसको मीटर से मिलाओगे तो पता चल जाएगा अरे ये तो बहुत ज़्यादा प्रबल अम्ल है। तो आगे दिखाया भी गया है। तो ये तुम यूनिवर्सल इंडिकेटर यानी सार्वत्रिक सूचक के बारे में लिख सकते हो एग्जाम में। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल भी विकसित किया गया है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पीएच स्केल। तो पूछेगा पीएच स्केल क्या है, तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल बनाया गया है, उसे क्या कहते हैं, पीएच स्केल। पीएच स्केल आगे बताया गया है। इस पीएच में पी को कहते हैं पुंसास यानी पोटेंस यानी कि शक्ति, जो कि क्या मतलब होता है, शक्ति। इस पीएच स्केल से सामान्यतः 0 से 14 तक पीएच ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो यही है पीएच स्केल, यहाँ पर दिया हुआ है तुम्हारा। ये देखो 0 से लेकर के 14 तक ये दिखाएगा, और 7 क्या हो जाएगा तुम्हारा, उदासीन। तो इधर से आएंगे तो ये बढ़ती हुई अम्लीय प्रकृति को दिखाएगा, और ये बढ़ती हुई क्षारीय प्रकृति को इधर दिखाता है। यानी 7 क्या होता है, उदासीन। पीएच यदि 7 होगा तो ये हो जाएगा उदासीन, और पीएच मान लो कि 6 होगा तो क्या होगा, अम्लीय। 5 होगा तो और भी ज़्यादा अम्लीय, 4 होगा तो और भी ज़्यादा अम्लीय, 3 होगा तो और भी ज़्यादा अम्लीय। इस तरीके से यहाँ पर अम्लीयता क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और जब 8 हो जाएगा तो क्षारकीय, या 8.2 होगा तब भी क्षारकीय, 7.1 होगा तब भी क्षारकीय। इधर से क्षारकीय बढ़ते जा रहा है। इधर भी पॉइंट हो सकता है, जैसे 5.2 हो सकता है, 6.1 ये भी हो सकता है, पॉइंट में भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे हाइड्रोजन आयन सांद्रता में यहाँ पर क्या हो रहा है, बढ़ोतरी हो रहा है, और यहाँ हाइड्रोजन आयन का सांद्रण क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जबकि यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन का क्या हो रहा है, बढ़ोतरी हो रहा है, और यहाँ हाइड्रोक्साइड आयन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो भाई हाइड्रोक्साइड आयन ज़्यादा होगा यानी कि वह क्या होगा, क्षारक होगा, और हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होगा यानी कि इधर से क्या होगा, अम्लीय। तो इस तरीके से पीएच का मान यदि 7 से कम है तो अम्लीयता को दिखाता है, और पीएच का मान 7 है तो उदासीन होता है, और पीएच का मान यदि 7 से अधिक होगा तो क्या बताएगा, क्षारकीय होगा। ठीक है, इस तरीके से यदि पीएच का मान तुम्हारा 1 है तो 1 है तो वह पदार्थ क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा अम्लीय होगा। और फिर यूनिवर्सल इंडिकेटर से हम लोग सार्वत्रिक सूचक से उसको जांच करेंगे तो उसका रंग क्या हो जाएगा, एकदम लाल हो जाएगा, लाल होगा। इसी प्रकार से यदि 13 से 14 पीएच होगा तो वह क्या होगा, क्षारकीय होगा, प्रबल क्षारकीय होगा। और जब उसको हम लोग पीएच पेपर से देखेंगे यानी कि सार्वत्रिक सूचक से उसको हम लोग ज्ञात करेंगे, तो मतलब उसको देखेंगे कि कैसा रंग आ रहा है, तो उसको देखेंगे तो बैंगनी रंग का हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये सारा दिया हुआ है यहाँ पर। तो मैं पढ़ देता हूँ एक बार ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। तो साधारण भाषा p छोटा और h बड़ा को एक ऐसी संख्या के रूप में देखना चाहिए जो किसी विलयन में अम्लता अथवा क्षारकीयता को दर्शाता है। हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जिसका अधिक होगा उसका पीएच उतना ही कम होगा। यानी कि यदि हाइड्रोजन आयन का सांद्रता बढ़ते जा रहा है तो उसमें पीएच का मान क्या होगा, घटते जाएगा, घटेगा ना, बिल्कुल 6, 5, 4.2, 1 इस तरीके से ये क्या हो रहा है, घट रहा है। तो ये सब बात तो तुम्हें समझ में आ ही गया होगा। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच का मान क्या होगा, 7 होगा, इसको याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछेगा तो बता दीजिएगा। यदि पीएच स्केल में किसी विलयन का मान 7 से कम है तो बताइए क्या होगा, अरे अम्लीय होगा, वेरी गुड। और 7 से मान अधिक होगा यानी 8, 9, 10, 14 तो क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा क्षारकीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्षारकीय। अर्थात यह क्षारक की शक्ति इधर क्या होगी, बढ़ती जाएगी। सामान्यतः पीएच या सार्वत्रिक सूचक अंतर्भारित पेपर द्वारा ज्ञात किया जाता है। ठीक है ना, ये तो पता ही है। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे लार है तो लार का पीएच क्या हो जाएगा,
लगभग 6.8 से 7.4 हो जाएगा। अरे यहाँ पर होगा यार, यहाँ 6.8 से 7.4 लगभग होगा। तो बताइए क्या होगा? अम्लीय होगा। अब बताओ अम्लीय क्यों होगा? अरे अम्लीय इसलिए होगा क्योंकि इसका 7 से क्या हो रहा है, मान कम हो रहा है, इसलिए अम्लीय होगा। तो प्रबल अम्लीय होगा कि दुर्बल अम्लीय होगा? तो हल्का अम्लीय होगा। ये क्या होगा? दुर्बल अम्लीय होगा। अब इसका रंग कैसा हो जाता है? हल्का हरा। कैसा हो जाता है? हल्का हरा। तो नीचे दिखाया भी है, देख लो यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर दिखाया है। जैसे नींबू का रस है तो ये कैसा है? ऑरेंज टाइप का है। 1.2 जस्ठर रस है तो इसका लाल रंग का है। ठीक है। इसी प्रकार से यदि हम लोग लार देखेंगे खाने के बाद तो यह 5.8 से 6.3 लगभग होगा और ये भी अम्लीय हो जाएगा। और इसका रंग क्या होगा? हरा। तो देखते हैं जरा सा, यहाँ देखो 7 है ना, तो इधर से तुम्हारा ये हरा आते जा रहा है। बिल्कुल। अब यहाँ पर देखोगे यदि नींबू का रस देखेंगे तो ये लगभग क्या हो जाएगा? 2.2। ये देखो 2.2 दिया है। और ये कैसा रंग है इसका? नारंगी है। तो नारंगी है, दिख ना रहा है? नारंगी दिखता है ना जी? यहाँ देखो नारंगी है, देखिए नारंगी है। ठीक है। ये जो नारंगी हो गया वो कैसा हो गया? अम्लीय हो गया। रंग रहित वातीय पेय, इसका क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? पीला, हल्का पीला हो जाएगा। ये भी क्या दिखाएगा? अम्लीय दिखाएगा। गाजर 6.4 होगा, हल्का नारंगी दिखाएगा, ये भी अम्लीय होगा तुम्हारा। फिर तुम्हारा देखोगे कॉफी क्या होगा? ये भी, ये 5.5 से 6.2 तक ये भी अम्लीय होगा। और ये कैसा रंग दिखाएगा? तो नारंगी पीला रंग दिखाएगा। इस तरीके से तुम देख सकते हो। टमाटर का रस जो है, टमाटर का रस का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और ये क्या दिखाएगा? ये नारंगी दिखाएगा। देखते हैं यहाँ पर, देखो टमाटर का रस का क्या हो जाएगा? 4। और ये यहाँ पर नारंगी टाइप का यहाँ पर दिखाएगा। और ये भी क्या हो जाएगा? अम्लीय। और नल का जो जल है, तो नल का जल अलग अलग स्थानों पे अलग अलग तरीके का होगा, तो ये तुम्हारा अम्लीय और क्षारकीय प्रवृत्ति का दिखाएगा। लेकिन ये अब हम दो चीज पढ़ेंगे, मेन ये है तुम्हारा कि 1 एम क्या हो गया? इसका पावर दिखा रहा है, जो कि क्या होता है? बैंगनी रंग का होगा। बैंगनी। और ये क्या हो जाएगा? लाल, जो मैंने तुम्हें पढ़ाया था। और इसका पीएच क्या है? लगभग 13 से 14 हो गया। और इसका पीएच क्या है? 1 है। तो ये हो गया क्षारकीय और ये क्या हो गया? अम्लीय। इस तरीके से तुम यहाँ पर इन सब चीज़ों को देख सकते हो। ठीक है। तो देखो यहाँ 14 दिखाया भी है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का कितना है? 10 है। और ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? यही होता है जिसे हम लोग क्या करते हैं, आगे पढ़ाया भी गया है कि एसिडिटी में हम एंटासिड के रूप में इसको लेते हैं, है ना। रक्त क्या है? 7.4 है। तो रक्त क्या हो जाएगा? हल्का क्षारकीय प्रवृत्ति का हो जाएगा। शुद्ध जल यदि 7 है तो क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। तो यहां से हम देखेंगे कि अम्ल तथा क्षारक की शक्ति विलयन में क्रमशः H+ तथा OH- आयन की संख्या पर निर्भर करता है। ये तो पहले ही पढ़ लिए हो कि यदि H+ आयन ज्यादा है तो अम्लीय होगा, OH- आयन ज्यादा है तो क्षारकीय होगा। यदि हम समान सांद्रण के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा एसिटिक अम्ल जैसे 1 मोलर विलयन लेते हैं, 1 मोलर मतलब 1 एम विलयन, तो 1 एम यदि हम लोग क्या लेते हैं? HCl लेते हैं। और 1 एम हम लोग CH3COOH लेते हैं, एसिटिक अम्ल लेते हैं। तो क्या ये दोनों एक ही प्रकार का स्ट्रॉन्ग है, मतलब प्रबल है? तो आंसर है नहीं। ये होता है प्रबल अम्ल और ये क्या होता है? दुर्बल अम्ल। अब कैसे पता चलेगा? तो इसको यदि जल में डालेंगे तो ये ज़्यादा H+ आयन देगा, और इसको जल में डालेंगे तो ये कम H+ आयन देगा। और हम लोग इस तरीके से कहते हैं कि जल में डालने पर यह पूर्ण रूप से टूटना शुरू हो जाएगा, लेकिन यह उतना नहीं टूटेगा और H+ आयन हमें कम मिलेगा। इस कारण से इसे हम लोग क्या बोलेंगे? दुर्बल अम्ल। और इसको क्या बोलेंगे? प्रबल अम्ल। तो विभिन्न मात्रा में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होंगे। एक में ज्यादा हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होगा, एक में कम हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होगा। अधिक संख्या में हाइड्रोजन आयन जो है ना, जिसमें उत्पन्न होगा उसको कहेंगे प्रबल अम्ल। तो क्वेश्चन आ गया, प्रबल अम्ल किसे कहते हैं? जबकि कम H+ आयन उत्पन्न होगा तो ओकरा कहेंगे दुर्बल अम्ल। वेरी गुड, बुझा गया।
अब देखिए दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, तो यहाँ पर कुछ चीज़ों को दिखाया गया है। जैसे क्या पौधे एवं पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं, तो इसको अच्छा से पढ़ लो, इससे ऑब्जेक्टिव तो आना ही आना है। कई ऑब्जेक्टिव आते हैं तो याद करो। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये पूछता है कि हमारा शरीर कितना से कितना रेंज के बीच में कार्य करता है, तो इसका आंसर है 7 से 7.8 पीएच के बीच में ये क्या करता है, कार्य करता है। भी है क्वेश्चन। दूसरा, जीवित प्राणी केवल संकीर्ण पीएच परास पर ही जीवित रह सकते हैं, यानी कि यदि उसका पीएच लेवल बढ़ रहा है घट रहा है शरीर का तो अनबैलेंस हो जाएंगे, जीवित नहीं रह पाएंगे। तो वर्षा के जल का भी पीएच का मान एकदम लगभग क्या है, 5.5 से कम हो जाता है, मतलब इसका भी मान क्या है, नॉर्मल होता है। लेकिन यदि ये 5.6 से कम हो गया पीएच का मान तो वही होता है अम्लीय वर्षा। यहाँ से भी क्वेश्चन आ गया कि अम्लीय वर्षा का पीएच का मान क्या हो जाएगा, तो 5.6 से कम हो जाएगा। अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रवाहित होगा तो नदी के जल का पीएच का मान कम हो जाएगा। ऐसी नदी में जलीय जीवधारियों की उत्तर जीवता बेचारा लोग जी नहीं पाएगा जी, मुँह जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि आपको क्या करना है, प्रदूषण कम करना है, जिससे कि अम्लीय वर्षा कम होगी। बिल्कुल। दूसरे ग्रहों में अम्ल पदार्थ, तो शुक्र में बोलता है वायुमंडल में सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत तथा पीले बादलों प्रेजेंट है। क्या आपको लगता है कि इस ग्रह पे जीवन संभव है? आप ही बताइए, मैं क्या बताऊं, आप ही बताइए। कमेंट बॉक्स में एकदम कमेंट कर दीजिए। आपके बगीचे की मिट्टी का पीएच क्या है? तो अपने बगीचे में जाइए, 2 ग्राम मिट्टी को रखिए और 5 ml जल को मिला दीजिए, घोर लीजिए बढ़िया से उसको और छान लीजिए। परख नली में निशियांत मने को छान छुन के उसको रख लीजिए और पीएच की जांच करिए। तो देखिएगा कि कहीं पीएच क्या हो जाता है, 7 से ज़्यादा होगा, कहीं पीएच का होगा 7 से कम होगा। तो इस तरीके से जो मिट्टी है वह अम्लीय हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, क्षारकीय हो सकता है। तो इस प्रकार से यदि जो पौधे लगा रहे हैं वह उस हिसाब से फिर मिट्टी होना चाहिए। तो कुछ पौधे के किस वातावरण में उगेंगे, अम्लीय में, कुछ उदासीन पसंद करेंगे। तो अब अम्लीय है मान लीजिए और आपको ऐसा पौधा लगाना है जो कि ये हानि करेगा, तो आपको वहाँ पर क्या करना होगा, वहाँ पर उसका उपचार करना होगा, माटी का उपचार करना होगा। तो मटिया क्या हो जाएगा, तो बताइए कि माटी का उपचार कैसे करिएगा, अम्ल में क्या मिलेगा, क्षारक कुछ मिलाइएगा, ठीक है, चूना उन्ना छिड़कते हैं हम लोग। तो अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच परास की आवश्यकता होती है, ये भी आप जान रहे हैं। किसी पौधे के स्वस्थ विकास के लिए आवश्यक पीएच को ज्ञात करने के लिए विभिन्न स्थानों से मिट्टी को एकत्र कीजिए और ये जो बताया वो करिए, ठीक है। हाँ वही सब बता रहे हैं, ठीक है, वही सब लिखा हुआ है, बहुत अच्छी बात है। अब देखो हमारे पाचन तंत्र का पीएच, अब हम लोग अपना शरीर का देखते हैं, तो ये एकदम याद कर लेना है कुछ कुछ पीएच जो दिया गया है। तो आप जानते ही हो, यदि आपने चैप्टर नंबर 6 पढ़ लिया है तो छठा चैप्टर में मैंने बताया कि किस प्रकार से हमारा आमाशय जो है उससे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, HCl जठर ग्रंथि से निकलता है, जो कि भोजन को पचाने में क्या करता है, मदद करता है। यह उदर को हानि पहुंचाए, यानी हमारे पेट को हानि नहीं पहुंचाता है और उसको हानि पहुंचाए बिना भोजन को पाचन में सहायता प्रदान करता है। अपच की स्थिति में उदर अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है, जिसके कारण उदर में दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। अब तुम यही बताओ, पहले ही जो चैप्टर शुरू किया था उसमें भी ये बात आया था, यदि आपके शरीर में, अब शरीर नहीं बोला, पेट में अम्ल बढ़ जाए, एसिडिटी हो जाए तो क्या खाइएगा, तो इसका उत्तर है कि हम लोग एंटासिड का यूज करते हैं। एंटासिड यानी कि क्षारक का उपयोग करते हैं। इस अध्याय के आरंभ में ऐसा ही एक उपचार आपने अवश्य सुझाया होगा। यह एंटासिड अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन कर देता है। तो जरा बताइए कौन सी अभिक्रिया होगी, उदासीनीकरण अभिक्रिया होगी। आप देख सकते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जानते हैं, दुर्बल क्षारक का उपयोग किया जाता है किसके लिए, एंटासिड के रूप में। भी आई क्वेश्चन ये हो गया, इसको आपको क्या करना है, याद कर लेना है। अब देखिए
पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय, इसको हम लोगों ने वही चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा था। एक बार और इसको समझ लीजिए। तो मुंह का पीएच का मान 5.5 से कम होने पर, यानी कि ये हो गया आपका एक और क्वेश्चन कि 5.5। अब बताइए अम्लीय हो गया कि क्षारकीय? अम्लीय हो गया। और इससे कम होने पर दांत का क्षय प्रारंभ हो जाता है। तो दांत का इनेमल जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, कैल्शियम फॉस्फेट तथा क्रिस्टलीय रूप से बना होता है, ठीक है। यह क्या होता है? बहुत ही मजबूत होता है और हमारे शरीर का बोला जाता है कि सबसे कठोर पदार्थ है। यह जल में नहीं घुलता, लेकिन मुंह की पीएच का मान यदि 5.5 से कम हो, यानी कि अम्लीय हो जाए, तो यह संक्षारित हो जाता है। मुंह में उपस्थित जो बैक्टीरिया होता है, अब देखो ये समझ गए ना यहाँ तक? अब देखो ये कैसे संक्षारित होगा, कैसे इसमें प्रॉब्लम उत्पन्न होगा, किसमें? इनेमल में, जो कि हमारे शरीर का क्या है? सबसे मजबूत कठोर पदार्थ है। और ये कैसे इसमें हानि पहुंचेगा? तो यदि मान लो कि हम लोग भोजन करते हैं और भोजन के पश्चात मुंह नहीं धो रहे हैं, तो मुंह में क्या होगा? जो अपशिष्ट शर्करा है और खाद्य पदार्थ है वो क्या हो जाएगा? फंस जाएगा। और फंस जाएगा तो उसमें बैक्टीरिया पनपेगा और बैक्टीरिया क्या करेगा? अम्ल को उत्पन्न करेगा। ये जो बैक्टीरिया वहाँ बढ़ेगा वह अम्ल उत्पन्न करता है। भोजन के बाद मुंह साफ करने से इससे बचाव किया जा सकता है। मुंह की सफाई के लिए क्षारकीय दंत मंजन का उपयोग करने से अम्ल के अधिक की मात्रा को उदासीन किया जा सकता है। अब देखो जो बैक्टीरिया है, भोजन करने के बाद यदि हम लोग मुंह साफ नहीं करेंगे तो बैक्टीरिया पनपेगा और दंत प्लेग का भी वहां पर क्या करता है? निर्माण करता है। तो वो भी क्या होता है? दांत के एनामल को धीरे धीरे क्या करेगा? वह क्या करता है? उसको मुलायम बनाना शुरू करता है और हमारे मसूड़ों में परेशानी होती है। तो यही दंत क्षय होता है। अब इसको रोकने के लिए क्या करते हैं हम लोग? क्षारकीय दंत मंजन का उपयोग करते हैं, ये बात याद रखना, ठीक है। तो इससे दंत क्षय को क्या किया जा सकता है? रोका जा सकता है। तो आप देख सकते हो पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। बिल्कुल। क्या कभी आपको मधुमक्खी ने डंक मारा है? तो भैया मधुमक्खी आपको डंक काहे मारती है? हैं बताइए बताइए क्यों मारती है? अरे भाई वो अपना आत्मरक्षा करती है। और मधुमक्खी डंक मार करके आपके शरीर में एगो अम्ल छोड़ देता है, जिस कारण आपको दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। तो मधुमक्खी क्या कर रहा है? अपने द्वारा उत्पन्न रसायन से क्या कर रहा है? आत्मरक्षा करता है। यही तो कारण है कि आप मधुमक्खी से डरते हैं और उसके छत्ते के पास नहीं जाते हैं। समझ गए? तो डंक मारे गए अंग में यदि बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षारक का उपयोग किया जाए तो उससे क्या मिलेगा? आराम मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। क्यों? इसका उत्तर आप दीजिए। अब हर चीज यही पढ़ाया जाएगा क्या? आप उत्तर दीजिए कि भाई क्यों बेकिंग सोडा हम लोग लगाएंगे वहां पर तो कुछ आराम मिल सकता है। इसी तरीके से देख सकते हैं नेटल के डंक वाले बाल मेथेनोइक अम्ल छोड़ जाते हैं, जिसके कारण जलन वाले दर्द का अनुभव होता है। तो पौधों की बात करें तो ये देख सकते हो, ये है नेटल की पत्तियां। और ये इसके जो रोम होते हैं उसके में वह जब आपके शरीर में चुभते हैं तो आपके शरीर में एक अम्ल छोड़ जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि भैया कौन से अम्ल छोड़ जाते हैं, उसका नाम बताइए। तो आप बोल दीजिएगा कि मेथेनोइक अम्ल छोड़ जाते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ देख सकते हो अच्छा, अब इसके बाद एक और चीज़ आता है। तो प्रकृति उदासीनीकरण के विकल्प देती है। इसको हम लोग थोड़ी देर में पढ़ रहे हैं, पहले इसको तो समझ लो कि नेटल क्या है। एक शाकीय पादप है जैसे मैंने बताया, और जो कहाँ उगता है? तो जंगल में। तो इसके पौधों में डंकनुमा रोम होते हैं, जो अगर गलती से आपको छू जाए तो डंक जैसा आपको दर्द होगा। क्यों दर्द होगा? क्योंकि इन बालों से मेथेनोइक अम्ल का स्राव होता है। किसका स्राव होता है? मेथेनोइक अम्ल का स्राव होता है। तो पारंपरिक तौर पर इसका इलाज डंक वाले स्थान पर डाक पौधे की पत्ती रगड़कर किया जाता है। अब देखो एक और पौधे का नाम बता रहे जिसको बोलते हैं डाक का पौधा।
तो बगल में ही तुमको ये पौधे अधिकतर नेटल के पास ही पैदा होते हैं, और बगल में डाक का पौधा मिल जाएगा तो उसकी पत्ती को रगड़ दोगे तो वहाँ तुम्हारे को आराम मिल जाएगा। क्या आप डाक पौधे की प्रकृति का अनुमान लगा सकते हैं? मैं तो बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, और आपको आंसर करना होगा कि भाई बताइए कि डाक के पौधे का जो पत्ती है उसका प्रकृति कैसा होगा, अम्लीय होगा या क्षारकीय होगा। आप अब जान गए होंगे कि अगली बार पहाड़ों पर चढ़ते हुए गलती से नेटल पौधे को छू जाने पर आपको क्या करना होगा। क्या आप ऐसे ही पारंपरिक इलाज जानते हैं जो डंक लगाने पर प्रभावी हों? यदि आप जानते हैं तो बताइएगा। और यहाँ पर इसको तो आपको एकदम रट लेना है कि सिरका में कौन सा अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल, संतरा में सिट्रिक अम्ल, इमली में टार्टरिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। ये सब ऑब्जेक्टिव में आपको पूछे जाते हैं। खट्टा दूध में लैक्टिक अम्ल, नींबू में सिट्रिक अम्ल, चीनी का डंक में, चीनी नहीं जी, चींटी का डंक, चींटी का डंक में मेथनोइक अम्ल, और नेटल का डंक में भी मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। अब चलो लवण के संबंध में अधिक जानकारी हम लोग लेंगे। तो अब लवण हम लोगों ने जैसे देखा था कि अम्ल एवं क्षार को जब मिलाया जाता है तो लवण का निर्माण होता है। तो पिछले भागों में हमने विभिन्न अभिक्रियाओं के द्वारा लवणों के निर्माण होते देखा है। आइए इनके निर्माण गुणधर्म उपयोग के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लवण परिवार के बारे में। तो बोलता है कि नीचे दिए गए लवण के रासायनिक सूत्र लिखे। तो ये तो भाई तुमको करना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत है। जैसे कि पोटेशियम सल्फेट है तो ये क्या हो जाएगा, K2SO4। सोडियम सल्फेट है तो Na2SO4, ठीक है। इस तरीके से कैल्शियम सल्फेट है तो CaSO4, है ना। मैग्नीशियम सल्फेट है तो MgSO4। ये सब तुमको थोड़ा सा अपने से मेहनत करके करो। सोडियम क्लोराइड है तो NaCl है। सोडियम नाइट्रेट है तो सोडियम नाइट्रेट क्या होगा, NaNO3 होगा। फिर सोडियम कार्बोनेट होगा, Na2CO3 होगा। फिर अमोनियम क्लोराइड होगा तो NH4Cl होगा, ठीक है। इस तरीके से सबका सूत्र लिखो। कॉपर सल्फेट है तो CuSO4 होगा, है ना। तो अब देखो, अब ये जो बने हैं ये अम्ल एवं क्षारक से बने हैं। अब उसकी पहचान करने का कोशिश करो, ठीक है। जैसे कि मान लो K2SO4 है तो इसमें अम्ल क्या है, तो अम्ल इसमें है H2SO4। कौन सा अम्ल है, H2SO4। और इसमें क्षारक कौन सा है, तो KOH है। तो KOH और H2SO4 के मिलने से K2SO4 बना, और साथ में क्या बना होगा, जल बना होगा। अब दूसरा है तुम्हारा Na2SO4। तो इसमें भी तो तुम पकड़ ही सकते हो कि ये हो गया होगा H2SO4 और ये क्या हो गया, NaOH होगा। इसमें भी तो तुम बता ही सकते हो कि इसमें क्या हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा और H2SO4 होगा। इसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होगा और इसमें H2SO4 होगा, ठीक है। इस तरीके से NaCl तो पढ़ा ही है। इसका तुम लोग बताओ क्या क्या अम्ल और क्षारक हम लोग मिलाएंगे। अब यदि बात करें NaNO3 की तो यहाँ पर अम्ल क्या हो सकता है, HNO3 हो सकता है। HNO3 अम्ल हो गया। और यदि यहाँ पर क्षारक की बात करें तो NaOH हो गया, है ना, आसान। अब Na2CO3 की बात करें, ये देखो कार्बोनेट है तो यहाँ पर कार्बोनिक अम्ल होना चाहिए, यानी कि H2CO3 होना चाहिए कार्बोनिक अम्ल। और Na है तो भाई NaOH हो जाएगा, यानी कि NaOH क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा क्षारक हो जाएगा। NH4Cl की बात करें तो जैसे ही Cl आ गया तो तुमको पता चल जाएगा कि HCl नामक अम्ल होगा, और NH4 है तो यानी कि NH4OH नामक क्या होगा, यहाँ पर क्षारक होगा। इस तरीके से तुम अपने से कर सकते हो, इसमें कोई खास बात नहीं है। अब यहाँ परिवार चुनने का बात है, तो परिवार चुनने का बात है तो ये लास्ट में देखोगे कि जैसे कि सल्फेट ग्रुप का है सब, ठीक है। तो यहाँ पर देखो K2SO4, Na2SO4, CaSO4, MgSO4, CuSO4, ये सब क्या कह सकते हैं, सल्फेट लवण कह सकते हैं। ये क्या है, सल्फेट लवण है ना। सब में SO4 है लास्ट में। अब देखो इस तरीके से तुम्हारा NaCl है, NH4Cl है, ये क्या हो सकता है, क्लोराइड लवण हो सकता है। क्या हो सकता है, क्लोराइड लवण।
अब इसी तरीके से तुम देख सकते हो Na2SO4 है, NaCl है, Na2CO3 है, NaNO3 है। ये सोडियम परिवार के लवण हो सकते हैं, है ना। इस तरीके से इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। अब देखेंगे लवणों का पीएच। तो निम्नलिखित लवणों के नमूने एकत्र कीजिए, जैसे कि सोडियम क्लोराइड अभी हम लोगों ने देखा था, NaCl, ठीक है। इसके बाद पोटेशियम नाइट्रेट, एल्युमिनियम क्लोराइड, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम एसीटेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। ये सारे लवण को हम लोग क्या करना है, लेना है। जल में इसकी विलेयता की जांच कीजिए कि ये जल में विलेय हैं अथवा अविलेय हैं। लिटमस पर इन विलयनों के क्रिया की जांच कीजिए एवं पीएच पेपर का उपयोग करके पीएच का मान को पता लगाइए। फिर इसके बाद बताना है कौन लवण अम्लीय है, कौन क्षारकीय है तथा कौन उदासीन है। तो पहले तो तुम्हें समझना होगा कि उदासीन लवण किसे कहते हैं, क्षारकीय लवण किसे कहते हैं, अम्लीय लवण किसे कहते हैं। तो तुम तो जानते ही हो कि अम्ल तथा क्षारक के मिलने से क्या बन रहा है, लवण बन रहा है, ठीक है। तो यदि ये प्रबल होगा, ये क्या हो जाएगा, प्रबल, और ये भी क्या होगा, प्रबल होगा, तो ये जो लवण बनेगा वह क्या हो जाएगा, उदासीन होगा। यानी कि ये दोनों एक दूसरे के प्रभाव को क्या करेंगे, उदासीन करेंगे। लेकिन मान लो कि एक प्रबल है तुम्हारा और दूसरा क्या है, दुर्बल है, तो जिसका प्रभाव होगा, जैसे अम्ल प्रबल है तो ये अम्लीय लवण बन जाएगा, और यदि क्षारक प्रबल है और अम्ल दुर्बल है तुम्हारा, तो इस प्रकार का लवण क्षारकीय लवण बन जाएगा, ठीक है। इस प्रकार का लवण क्या हो जाएगा, क्षारकीय लवण। तो ये अब पहचानना होगा। तो पहचानने के लिए यहाँ पर यदि पीएच से हम लोग इसका मान निकाल देंगे तो पता चल जाएगा कि कौन उदासीन है, कौन अम्लीय है और कौन क्षारकीय है। जैसे देखोगे कि सोडियम क्लोराइड है वह क्या है तुम्हारा, उदासीन है। पोटेशियम नाइट्रेट है वह क्या है तुम्हारा, उदासीन है। जबकि एल्युमिनियम क्लोराइड है वह क्या है, अम्लीय है। और इसी तरीके से देखोगे जिंक सल्फेट भी क्या है, अम्लीय है। और यदि हम लोग आगे आए तो कॉपर सल्फेट भी क्या हो जाएगा, अम्लीय ही होगा, यानी ये जो लवण है वह अम्लीय होगा। बाकी तुम देखोगे सोडियम एसीटेट है ये क्षारकीय होगा, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट है यह भी क्षारकीय होगा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है यह भी क्या होगा, क्षारकीय होगा। इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि कुछ क्या होता है, उदासीन, कुछ अम्लीय, और कुछ क्या होता है, क्षारकीय होता है। प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षारक के लवण का पीएच क्या होगा, 7 होगा, यानी कि वह उदासीन होगा। ये उदासीन होते हैं। जबकि प्रबल अम्ल वाला होगा और क्षारक दुर्बल होगा तो वैसा लवण कैसा लवण कहलाता है, अम्लीय लवण। और इसका पीएच मान तो भैया 7 से क्या होगा, कम ही तो होगा, बिल्कुल सर, इसे हम लोग कहते हैं अम्लीय लवण। अब देखो क्षारक प्रबल है और अम्लवे दुर्बल है बेचारा, तो जो लवणवा बनेगा वो क्षारकीय न बन जाएगा, और पीएचवा जो रहेगा वो 7 से क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसके बाद हम लोग देखेंगे साधारण नमक के रसायन। तो साधारण नमक तुम लोग जानते हो कि NaCl को ही हम लोग क्या बोलते हैं, साधारण नमक, और इसी से अलग अलग रसायनों को आगे पढ़ाया गया है, उसको हम लोग को पढ़ना है। और बहुत सारे क्वेश्चन बस यहीं से एग्जाम में पूछे जाते हैं इस चैप्टर में। आप जानते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से लवण जो उत्पन्न होता है वही क्या होता है, NaCl उत्पन्न होता है। ये 3 से 4 जगह इस बुक में पढ़ा दिया गया है। और ये अम्लीय है, न क्षारकीय है, ये उदासीन होता है। इसी लवण का हम अपने भोजन में भी उपयोग करते हैं। ऊपर के क्रियाकलाप में आपने देखा होगा कि यह एक उदासीन लवण है। जी हाँ, हम लोग जानते हैं, आप बार बार मत बताइए। अब देखो समुद्री जल में कई प्रकार के लवण घुले होते हैं। अब ध्यान से देखो, जो समुद्र का जल है उसमें विभिन्न प्रकार के लवण घुले रहेंगे। इन लवणों से सोडियम क्लोराइड को अलग किया जाता है। अब विश्व के कई भागों में भी ठोस लवण का निक्षेप होता है। अब विश्व में कई जगह मान लो कि पहले क्या होगा, समुद्री भाग होगा, वह वहाँ सूख गया तो वह वहाँ पर चट्टान के रूप में भी क्या होगा, तुमको नमक पाया जाएगा।
और ये ठोस लवण होगा, बड़े आकार का, ये क्रिस्टल के रूप में होगा, प्रायः अपद्रव्यों के कारण भूरे रंग के होते हैं। और ये किसका रंग क्या होता है? भूरा रंग का होता है। और इस नमक को क्या कहते हैं? खनिज नमक भी कहते हैं। अब तुमने सेंधा नमक सुना होगा, काला नमक सुना होगा, वो यही सब नमक होता है। यह खनिज नमक तब बने जब युगों से व्यतीत होते हुए समुद्र का कोई हिस्सा क्या हो गया होगा? सूख गया होगा। और खनिज नमक की खान भी कोयले के जैसा हम लोग खनन करके निकालते हैं। मैंने जिसे कोयला का खनन करते हैं ना, उसी तरीके से इस नमक का भी खनन करके इसको निकाला जाता है। आपने महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के बारे में अवश्य सुना होगा, और नहीं सुना है तो भैया जाकर के इतिहास में तुम लोग का अभी चैप्टर पढ़ना ही है, भारत में राष्ट्रवाद, उसको जाकर के पढ़ लो, सब समझ में आ जाएगा। अब देखो, साधारण नमक है, ये एक कच्चे पदार्थ की तरह होता है, जिसको हम लोग यूज़ करते हैं NaCl को कच्चे पदार्थ की तरह, और इससे बहुत सारे चीज़ों का निर्माण होता है और वो हमारे लिए बहुत उपयोगी होता है। इस प्रकार प्राप्त साधारण नमक हमारे दैनिक उपयोग के कई पदार्थों, जैसे कि क्या क्या बनता है देखो। सबसे पहला तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, बेकिंग सोडा बनेगा, वॉशिंग सोडा, विरंजक चूर्ण, कई चीज़ के लिए ये साधारण नमक क्या है? कच्चे पदार्थ का कार्य करता है। तो इन सब को पढ़ना है और इन सब का यूज़ पढ़ना है, उपयोग पढ़ना है, और यहीं से एकदम कचाकच क्वेश्चन आता है, एकदम धड़ाधड़ क्वेश्चन आता है। तो इस क्वेश्चनवा को सबका आंसर करते जाना, एकदम भयंकर भयंकर क्वेश्चन यहाँ आएगा, और एकदम आंसर को यहाँ पर क्या करते जाना है? पढ़ते जाना है जी। देखिए, पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण किसके द्वारा होगा? मैं यदि क्वेश्चन पूछूं तो आप बोलिएगा कि NaCl कच्चे पदार्थ से सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। अब साधारण भाषा में कहें तो बस सिंपल सा है कि NaCl का पानी में घोल दीजिए और उसमें इलेक्ट्रिसिटी को प्रवाहित कर दीजिए, तो आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा। इतना साधारण भाषा में। लेकिन भैया थोड़ा सा और अच्छा से पढ़ लेंगे। तो सोडियम क्लोराइड का जलीय घोल, जिसको हम लोग लवण जल के नाम से जानते हैं, पानी में नमक को घोल दीजिए, वही क्या हो गया? लवण जल हो गया। इसी से विद्युत धारा प्रवाहित कर दीजिएगा ना, तो यहाँ पर आपको वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा, NaOH मिल जाएगा। और इस प्रक्रिया में क्लोरीन भी मुक्त होगा, क्लोरीन गैस वो आपको मिल जाएगा। वाह वाह, क्या बात है, क्लोरीन गैस वो मिल जाएगा। तो क्लोरीन भी मिल जा रहा है, और क्षार, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? क्षार है। तो ये दोनों चीज़, ये है क्षार, और इसको कह दें क्लोरीन से क्लोर। तो ये भैया हम लोग को दो चीज़ मिल गया। अरे वाह, मज़ा है। इहो मिलता है, इसको थोड़ा सा माइनस करके चलिए, तो दो चीज़ों जो मिल गया, क्षार प्लस क्लोर, तो इसी का नाम हो गया क्लोर क्षार प्रक्रिया। इसी को क्या कहते हैं? क्लोर क्षार प्रक्रिया। तो देख लीजिए कितना क्वेश्चन हो गया। सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे प्राप्त होता है? क्लोर क्षार प्रक्रिया क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया क्यों कहते हैं? बढ़ते जाइए, जितना क्वेश्चन बनाइएगा उतना क्वेश्चन बन जाएगा। और आंसरवा तो एक ही रहेगा ना, ठीक है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो उत्पाद उत्पन्न होते हैं, यानी जो बनता है, उसमें क्लोरीन होता है एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड भी होता है, और ये भी जान लीजिए हाइड्रोजन भी होता है। इसका नाम नहीं है, लेकिन हाइड्रोजन गैस भी हमें प्राप्त होता है। तो अब देखिए, इस तरीके से यहाँ चित्र में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रोड्स बनाया गया है। एक इलेक्ट्रोड को कहते हैं कैथोड और दूसरे को क्या कहते हैं? एनोड। और यहीं पर हम लोगों का NaCl का घोल है। तो NaCl के घोल में जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास कराया जाएगा, तो यहाँ Na+ और Cl- में क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। और यहाँ जल भी डिसोसिएट होता है H+ और OH- में। तो NaOH, ये वाला NaOH बना देगा, और ये वाला से H2 बन जाएगा, और ये वाला से Cl2 बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्लोरीन गैस मुक्त हो जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगा, और भैया यहीं पे आपको जमा हो जाएगा NaOH, और इसको हम लोग क्या कर लेंगे? यहाँ से हटा लेंगे। इधर से क्या जा रहा है? नमक का पानी में घुला हुआ घोल, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? लवण जल कहते हैं। तो भैया तनी इसको पढ़ लीजिए, देखिए क्या लिखा हुआ है।
क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होता है, इसको भी याद करना है कि एनोड पर क्या मुक्त होता है, क्लोरीन गैस। और हाइड्रोजन गैस कैथोड पर मुक्त होता है। हाइड्रोजन गैस कहाँ मुक्त होता है, कैथोड पर, इसको भी याद करना है। कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का निर्माण भी होता है। तो यही क्वेश्चन यहाँ से पूछ देगा कि भैया बताइए कैथोड पर किस चीज़ का निर्माण होगा, तो NaOH का निर्माण होगा। इस प्रक्रिया से उत्पन्न हुए तीनों उत्पाद हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। देख लीजिए क्या क्या उपयोगी है। तो हाइड्रोजन गैस किस रूप में उपयोगी है, ईंधन के रूप में, मार्गरीन, खाद के लिए, अमोनिया बनाने में, ठीक है, जल की स्वच्छता के लिए क्लोरीन जरूरी है, PVC के निर्माण में, स्विमिंग पूल, रोगाणुनाशक, स्विमिंग पूल बनाने के लिए नहीं, उसमें डालने के लिए, CFC कीटनाशक, बहुत सारे जगह पर इस क्लोरीन का यूज किया जाता है। NaOH धातुओं से ग्रीज हटाने के लिए, साबुन तथा अपमार्जक, कागज बनाने के लिए, कृत्रिम फाइबर बनाने के लिए NaOH का उपयोग किया जाता है। तो भाई ये जो उपयोग है इसको एकदम एकदम याद कर लीजिए। अब आ गया विरंजक चूर्ण। तो विरंजक चूर्ण के लिए भी कच्चा पदार्थ क्या है, NaCl है। अब बोलिएगा NaCl कैसे है, क्योंकि NaCl से ही तो Cl2 मिल रहा है, तो इसी का उपयोग हम लोग कर लेंगे। अब बोलेंगे कि NaCl कच्चा पदार्थ है ना। कच्चा बादाम, कच्चा बादाम नहीं है, ये कच्चा पदार्थ है, ठीक है। आप जानते हैं कि जलीय सोडियम क्लोराइड यानी कि लवण जल के विद्युत अपघटन से हमको कहाँ मिल रहा था, क्लोरिनवा भी मिल रहा था, ठीक है। इस क्लोरीन गैस का उपयोग विरंजक चूर्ण के उत्पादन के लिए किया जाता है। तो भैया एक क्वेश्चन तो एकदम जान लो, ये महा VVI होता है, मतलब अभी जो एग्जाम हुआ है उसमें भी पूछ दिया है कि क्या पूछ दिया है, पूछ दिया कि विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला बताइए। और मैं मतलब बहुत जगह मैंने क्वेश्चन देखे हैं उसमें ये जरूर पूछता है, भैया पता नहीं इसमें क्या है, या टीचरवन को क्या लगता है कि इसी को देता है, हमेशा पूछता है। तो आप भी याद कर लीजिए, विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला है CaOCl2। जी हाँ, कैल्शियम है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, सब चीज़ है कर में, ठीक है। तो एकदम याद कर लीजिए इसको, एकदम मत पूछिए कितना VVI है, ठीक है। शुष्क बुझा हुआ चूना, आप तो जानते हैं कि COH के होल्टो क्या कहते हैं, बुझा हुआ चूना, ये मैंने फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा है। उस पर क्लोरीन गैस की जब प्रक्रिया कराई जाती है, उसको पास कराया जाता है, तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। तो यहाँ से यदि आपको क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए भाई कि विरंजक चूर्णवा कैसे बनता है, तो बोल दीजिएगा, यही वाला स्टेटमेंटवा लिख दीजिएगा, क्या है कि जब शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया कराई जाती है तो उससे विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। यानी CaOH का होल 2 प्लस Cl2, तो CaOCl का 2 और H2O यहाँ बनता है। विरंजक चूर्ण को इस तरीके से दर्शाया जाता है, यद्यपि वास्तविक संगठन काफ़ी जटिल है, इतना हम लोग को जटिलता नहीं देखना है, इसी को याद कर लेना है। अब विरंजक चूर्ण का उपयोग देख लीजिए, तो बस इसको देख मत लीजिए, इसको याद कर लीजिए, ठीक है। इसको अपने मन से याद कर लीजिए, जितना भी ये VVI होता है, एक दो क्वेश्चन जरूर आ जाएगा, यहाँ पर पूछेगा कि इसका उपयोग क्या है। तो वस्त्र उद्योग में सूती एवं लिनेन के विरंजन के लिए, कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा एवं लॉन्ड्री को में साफ कपड़ों के विरंजन के लिए किसका उपयोग होता है, विरंजक चूर्ण का उपयोग होता है। कई रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में काम करता है, पीने वाले जल को, यानी कि यहाँ पर जो Cl2 है ना, इसके कारण ये सारा फंक्शन ये कर रहा है, ठीक है। और पीने वाले जल में जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए भी उसमें भी क्लोरीन के कारण वह यूज़फुल होता है। अब आ गया आपका बेकिंग सोडा। जी हाँ, तो बेकिंग माने खाना पकाने वाला सोडा, ठीक है, और वॉशिंग मतलब धोने वाला सोडा, ये बात याद रखिएगा। तो बेकिंग सोडा का उपयोग आमतौर पर रसोई घर में स्वादिष्ट खस्ता, पकौड़ा आदि बनाने के लिए किया जाता है। अब एक आएगा बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर, तो दोनों दो चीज़ है, ये मत कन्फ्यूजिएगा कि दोनों एक ही चीज़ है। तो यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं बेकिंग सोडा। तो कभी कभी इसका उपयोग खाने को शीघ्रता से पकाने के लिए भी किया जाता है। इस यौगिक का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। तो बेकिंग सोडा को कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, धोने वाले सोडा को कहते हैं सोडियम कार्बोनेट,
ठीक है, ये सब कंफ्यूजन मत रखिएगा। तो सोडियम हाइड्रोजन देखिए इसमें जुड़ा हुआ है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको बनाने में सोडियम क्लोराइड का उपयोग एक मूल पदार्थ के रूप में किया जाता है। तो देखो फिर से ये NaCl के द्वारा बनाया है, NaCl H2O CO2 और NH3 से अमोनियम क्लोराइड बन गया, और यही बन गया तुम्हारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर, नो 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 नो, बेकिंग सोडा बन रहा है। क्या बन रहा है? बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा को पाउडर कैसे बनाते हैं? तो भाई इसमें कुछ खाने वाला अम्ल, हल्का अम्ल डाल देंगे ना, तब वो हो जाएगा बेकिंग पाउडर। तो आगे मैं पढ़ा रहा हूं उसको भी, ठीक है। तो अब देख सकते हो क्रियाकलाप 2.14 में क्या आपने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के पीएच का मान की जांच की थी? तो बताइए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है वह अम्लीय है या क्षारकीय है? बिल्कुल ये क्षारकीय है जी। क्या आप सहसंबंध स्थापित कर सकते हैं कि क्यों इनका उपयोग या इसका उपयोग अम्ल को उदासीन करने में किया जाता है? ये भैया आप ही इसका आंसर दीजिए, इतनी बार तो पढ़ा दिया। यह एक दुर्बल असंक्षारक क्षारीय लवण है। खाना पकाते समय इसे गर्म करने पर निम्न अभिक्रिया होती है। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है जी, बिल्कुल, क्या होता है जब NaHCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म किया जाता है? तो इसका उत्तर है कि सोडियम कार्बोनेट बनता है, H2O और CO2 का निर्माण होता है। अब यहाँ देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग हमारे घरों में अनेक प्रकार से किया जाता है। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? बेकिंग सोडा कह रहे हैं। तो बेकिंग सोडा का उपयोग क्या है? तो सबसे पहले तो इसका उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में होता है, यानी कि आपके घर के रसोई में बेकिंग सोडा है तो वह बेकिंग पाउडर से बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि ये दोनों दो चीज़ें हैं। बिल्कुल, यदि बेकिंग पाउडर बनाना है तो बेकिंग सोडा यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एवं टार्टरिक अम्ल जैसे मंद खाद्य अम्ल को मिलाकर के उसको आप बना सकते हैं। तो जब बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है तो जल में मिलाया जाता है, तो निम्न अभिक्रिया होती है। तो देख सकते हो बेकिंग पाउडर को या तो गर्म करेंगे या जल में मिलाएंगे तो ये अभिक्रिया होगा, और यहाँ CO2 गैस निकलता है, इसलिए वहाँ पर वह जो पावरोटी वगैरह वह क्या होता है? फूल जाता है। इस अभिक्रिया से उत्पन्न जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके द्वारा पावरोटी या केक में खमीर उठाया यानी कि फूल जाता है, वह उसको फुलाया जाता है। इससे ये मुलायम एवं स्पंजी हो जाते हैं, तो ये CO2 ही उसमें भर जाता है। अब देखो दूसरा उपयोग क्या है? तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी एंटासिड के रूप में इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। क्षारीय होने के कारण यह पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करने के लिए भी यूज़ होगा। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है, ये भी है, इसको याद कर लेना। अब सोडा अम्ल अग्निशामक क्या है तो डिटेल पढ़ाया नहीं गया, ये क्लास 8 में तुमको पढ़ाया गया था, ठीक है। तो भाई वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, यहाँ पर एकदम सिंपल सिंपल पढ़ रहे हैं। इसमें क्या किया जाता है? CO2 उत्पन्न किया जाता है और इसके द्वारा क्या होता है? आग को बुझाया जाता है। अब देखेंगे धोने का सोडा। तो भाई खाने वाला सोडा तो हम लोगों ने देख लिया, वह था NaHSO4 यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, अरे CO3SO4 लिखा गया, NaHCO3 यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। लेकिन धोने का सोडा होता है सोडियम कार्बोनेट, और सोडियम कार्बोनेट में यदि 10 अणु जल मिला होगा उसी को बोलेंगे डेकाहाइड्रेटेड। डेका माने 10 होता है, तो डेकाहाइड्रेटेड Na2CO3 को ही क्या कहते हैं हम लोग? इससे हम लोग कहते हैं धोने का सोडा। एक अन्य रसायन जिसे सोडियम क्लोराइड से प्राप्त किया जा सकता है। आप ऊपर देख चुके हैं कि बेकिंग सोडा को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन होगा कि आखिर भाई सोडियम कार्बोनेट को कैसे प्राप्त करते हैं? तो हम लोगों ने देखा था, यही तो देखा कि बेकिंग सोडा को जब हम लोग, यहाँ देखो, बेकिंग सोडा को गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट हमें प्राप्त मिलता है, और जब इसी में हम लोग सोडियम कार्बोनेट को क्रिस्टलीकरण कराया जाता है तो धोने का सोडा हमें प्राप्त मिल जाता है, और यह भी क्या है? एक क्षारकीय लवण है। कोई भारी लग रहा है भाई लोग? नहीं ना। तो 10H2O क्या है? तो ये इसका क्रिस्टलीकरण का
जल है जो इसको क्रिस्टल बनाता है। क्या यह Na2CO3 को गीला बनाता है? नहीं, गीला नहीं बनाता है भाई, उसको क्रिस्टल बनाता है। हम इसका जवाब आगे के भाग में पढ़ेंगे, तो बिल्कुल जी पढ़ेंगे, क्यों नहीं पढ़ेंगे, जो पढ़ाएगा वही पढ़ लेंगे भैया, काहे नहीं पढ़ेंगे। तो सोडियम कार्बोनेट एवं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कई औद्योगिक प्रक्रियाओं के लिए भी उपयोगी है। अब देखो, धोने का सोडा का उपयोग, भाई जो जो मैं उपयोग बता रहा हूँ, दो तो कम से कम याद ही रखना, क्योंकि एग्जाम में दो जरूर पूछता है। तो क्या बोल रहा है, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन, कागज उद्योगों में होता है। इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक उत्पादन में होता है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों को साफ सफाई करने के लिए होता है ना। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग जल के स्थायी कठोरता को भी दूर करने के लिए इसका उपयोग करता है, किया जाता है। तो अब ये कठोर जल किसे कहते हैं, वह पढ़िएगा अध्याय 4 में, यहाँ अब हर चीज नहीं पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अब देखो, क्या लवण का क्रिस्टल वास्तव में शुष्क है? बिल्कुल शुष्क होता है। यहाँ देखो क्या करना है, तो कॉपर सल्फेट CuSO4 5H2O इसको कहते हैं, इसका क्रिस्टल को हम लोगों को ले लेना है। कुछ क्रिस्टल को शुष्क क्वथन नली में क्या करना है, ले करके गर्म करना है। तो ये कैसा रंग का होता है, नीला रंग का होता है। गर्म करने के बाद कॉपर सल्फेट का रंग क्या होगा, तो पहले जो था नीला था, अब इसमें से पनिया उड़ जाएगा, और उड़ जाएगा तो इसका कलर श्वेत हो जाएगा, श्वेत, ठीक है। क्वथन नली में क्या जल की बूंदें नजर आएंगी, देख लीजिए, जरूर आएंगी। गर्म करने के बाद प्राप्त कॉपर सल्फेट के नमूने में 2 से 3 बूंद जल डालिए, तो फिर वापस इसका रंग क्या हो जाता है, नीला रंग के हो जाता है, ठीक है। तो यहीं देख सकते हो, ये परख नली लिया गया है, कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल डाला गया है जो कि नीले रंग का है। ये देखो दिख रहा है ना, नीला नीला रंग का ये दिखा है, कॉपर सल्फेट का ये क्रिस्टल है। और जब इसको गर्म करेंगे तो जल की बूंद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, और इसका कलर कैसा हो जाएगा, श्वेत हो जाएगा, यानी कि इसका जो 5H2 उड़ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, यही सब बताया, यहाँ भी पढ़ाया जी, ऐसा मत समझिए, बुक में भी पढ़ाया है। ये देखिए क्या बोल रहा है, शुष्क दिखने वाला कॉपर सल्फेट क्रिस्टलों में, शुष्क है ही वो, ठीक है, क्रिस्टल का जल होता है। इसके जल तो गीला नहीं होता है, बल्कि उसमें क्रिस्टल का जल होता है जो उसको क्रिस्टल आकार देता है। जब हम क्रिस्टल को गर्म करते हैं तो यह जल हट जाता है एवं लवण का रंग श्वेत हो जाता है, याद रखिएगा। यदि आप क्रिस्टल को पुनः जल में भिगोते हैं तो क्रिस्टल का रंग नीला वापस आ जाता है। तो लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछेगा। तो एक अणु सूत्र में, जैसे कि इसमें 10H2O है, इसमें 5H2O है, तो वही उसको कहेंगे क्रिस्टलन का जल। कॉपर सल्फेट के एक सूत्र इकाई में जल के 5 अणु यहाँ पर आप देख सकते हैं, है जिसे क्या बोलेंगे, क्रिस्टलन का जल। Na2CO3 10H2O में 10 अणु यहाँ पर जल है। तो आर्द्र है, बोलिए, अब आप बोलिए सरकार, बोलिए कि आर्द्र है कि नहीं है, ये आप बोलिए महाशय, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कर दीजिए। जिप्सम एक अन्य लवण है जिसके क्रिस्टलीकरण का जल होता है, और जिप्सम का सूत्र क्या होता है, CaSO4.2H2, ये होता है जिप्सम, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग को पढ़ना है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो यही जिप्सम बोलता है, इसी जिप्सम को 373 के पर गर्म करने के, माने केल्विन पर गर्म करेंगे तो जल के अणु का ये त्याग करेगा और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का निर्माण करेगा, यानी CaSO4 ½ H2O बनाता है, और इसे ही हम लोग बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसके लिए पूरा याद रखना है कि जब जिप्सम को हम लोग 373 के पे गर्म करते हैं तो ये क्या होता है, CaSO4 ½ H2O का निर्माण करता है, और ये 1.5 H2O क्या हो गया, उड़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से, इसे उड़ा मत, छोड़ दो। तो यही होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसी को इस पे गर्म करते हैं 373 केल्विन पे। तो ये बात तुमको क्या करना है, याद करना है। क्या क्वेश्चन आएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है, तो इसी तरीके से बनता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या होता है, तो CaSO4 ½ H2O होता है। तो जिप्सम का फार्मूला क्या होता है, तो CaSO4 2H2 होता है, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डॉक्टर क्या करता है, टूटी हुई हड्डी को जोड़ने में उपयोग में लाता है। तो इसका कमाल देखो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को लो तुम यहाँ पर बर्तन में, और पानी डालो तो मात्र 2 से 3 मिनट में ये जम करके क्या बना देता है, कैल्शियम सल्फेट का निर्माण करता है, जिप्सम का निर्माण करता है, जो कि एकदम कड़ा हो जाता है।
ठीक है, तो वही बोल रहा है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या बाजार में तुमको मिल जाएगा, जो कि सफ़ेद रंग का चूर्ण होता है और इससे बहुत सारा मूर्ति भी बनाया जाता है, तुमने देखा भी होगा। तो ये जल में इसको मिलाएगा डॉक्टर, या तुम भी मिलाओ जब तुमको मुखौटा वगैरह बनाना है, कुछ खिलौना बनाना है, या तुमको ऐसे भी देखना है तो ये खरीद के ले आ सकते हो। तो घर में देखोगे जब पेंटिंग होता है तो ये सफ़ेद चूर्ण मिलेगा, 15-20 रुपया किलो मिल जाएगा। और इसको दीवारों को भरने में यूज किया जाता है, या छेद वगैरह भरने में यूज किया जाता है। इसका बात यही है कि जैसे ही पानी डालोगे तुरंत एकदम कड़कड़ा जाएगा, एकदम कड़ा हो जाता है, ठीक है, इसको ज़्यादा देर छोड़ना नहीं है। तो जैसे ही जल मिलाया जाएगा तो ये क्या हो जाता है, जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है। तो CaSO4 ½ प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसको पानी मिलाएंगे तो वह जिप्सम बन जाएगा। तो ये वाला तुमको याद रखना है समीकरण, और जो एक और समीकरण बताया था वह भी याद रखना है। ध्यान दीजिए कि जल का केवल आधा अणु क्रिस्टल के जल के रूप में जुड़ा होता है, तो आधा अणु तो होगा नहीं, इसीलिए क्या होता है कि यहाँ CaSO4 के साथ 2 इकाई सूत्र जल के में एक अणु के साथ साझेदारी करते हैं, यानी कि 2 CaSO4 रहेगा तो एक अणु हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आधा आधा एगो। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग खिलौना बनाने के लिए किया जाएगा, सजावट का सामान बनाने के लिए, सतह को चिकना करने के लिए, घर में तुम्हारा जो दीवार है उसको चिकना बनाने के लिए, बहुत जगह किया जाता है इसका उपयोग। आप अपने भी देखिएगा कितना जगह उपयोग किया जाता है। पता करें कि कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट को प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहता है, तो पता करिएगा और बताइएगा तनी कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो मैं मिल रहा हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और फिर और भी चीज़ों को मैं पढ़ाऊँगा। तो आप बताइएगा कि ये जो मैं कर रहा हूँ काम, ये बढ़िया कर रहा हूँ कि खराब कर रहा हूँ, माने कि NCERT जो आपको पढ़ा रहा हूँ ये आपको बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है, या फिर और कैसे आप पढ़ना चाहते हैं, कृपया करके अपना मार्गदर्शन दीजिए। जी हाँ, तो मैं मिल रहा हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब जो जो होता है ना कर दिया करिए। धन्यवादम।